हनुमान जी के जीवन में सर दो बहुत बड़ी मुश्किलें आई थी। एक सीता माता का अपहरण और दूसरी लक्ष्मण जी की। मुझे लगता है इसको मैंने हार्ट टच नहीं किया तो पापा जी का एक्सीडेंट हो जाएगा। सब अच्छी तरह जानते हैं कि मोटिवेशन से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। तमाम दुनिया को एक डायलॉग बोलते हुए देखा होगा, अरे मोटिवेशन से क्या होता है। जो 24 घंटे भगवान के साथ रह रहे हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी। और इससे बड़ी बात बताऊं, कृष्ण भगवान के साथ 24 घंटे कौन रह रहे थे? राम जी के अनन्य भक्त कौन? एक के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक के लिए। हमारा और आपका एक फोटो मोदी जी के साथ दिख जाए किसी तो कौन ढूंढ रही होगी? पुलिस। गब्बर की एक डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। उन्होंने कहा सर जो डर गया वो जी गया। जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पैसा चाहिए तो तुझे प्यार या परिवार नहीं मिल सकता। सर यही वो लोग हैं जिनको हम ये नहीं बोलते कि यार शाम तक तो ठीक ठाक था, मेरी तो बात हुई थी, फिर अचानक क्या हो गया? बोले एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, आप किसे चुनेंगे? तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैंने पूछा कुछ लोगों से, भाई हम एज ए मोटिवेशनल स्पीकर करते क्या हैं? बोले जी हम लोगों को जागरूक करते हैं। आप आतंकवादी से ईर्ष्या करते हो? नहीं। क्या करते हैं? नफरत की जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। और आज फिर हम आए हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने। बदलाव ये शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन इसे सरलता से अगर आप समझना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी से कॉम्प्लेक्सिटी को बाहर निकालना चाहते हो, तो मैं आज आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूँ जो इस समय इंटरनेट पर सेंसेशन बने हुए हैं। उनकी बातें, उनके विचार लोगों के अंदर तक जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। मैं बार बार शब्द क्यों ले रहा हूँ, ये आपको पूरे पॉडकास्ट में समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ द अमर चौधरी सर की, जो बॉर्न अगेन बुक के ऑथर हैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, जो लीडरशिप पर, सेल्स पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ट्रेनिंग लेते हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज वो मेरे साथ शो में हैं। इस पूरे पॉडकास्ट को मैं पॉडकास्ट के रूप में नहीं देखता हूँ, ये एक ऐसी वर्कशॉप होने वाली है। ये आज ज्ञान नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशनल एक सेशन होने वाला है। क्यों? यहाँ हम बात कर रहे हैं उस बात की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्योंकि मैं जिस बात से उनसे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ और जिससे लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ उनसे, ऑनरशिप पे जो बात बोलते हैं, उंगली नहीं जिम्मेदारी उठाइए, इसी बात को लेकर आज पूरे पॉडकास्ट में बात होने वाली है। और ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात होने वाली है जिससे आपकी ज़िंदगी से बड़े प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं। यकीन मानिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मिलते हैं अमर चौधरी सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने यहाँ पर हमें समय दिया। और आज हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ नया पता लगने वाला है, नई चीज़ सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। विकास सर आपका बहुत 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 आभार। बहुत शानदार काम आप कर रहे हैं और मुझे आपके साथ जुड़ने का और आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर ये बात तो मुझे बोलनी है, बड़े आप हैं, बड़े भाई भी आप हैं, उस बारे में खैर पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। जी 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 सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जी, मैं माइंडसेट पे काम करता हूँ, ब्रेन पे काम करता हूँ। अल्टीमेटली क्यों करते हैं? ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को पीक पे ले जा सकें या उन चीज़ों को हम अचीव कर सकें जो मेरे सपने हैं। जी, उसके लिए करना पड़ता है बदलाव। डेफिनेटली। और बदलाव इतना मुश्किल है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। कहाँ से करूँ, अंदर से करूँ, बाहर से करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मुझे जो आपकी खासियत है, सरल भाषा में सिखा दीजिए कि मुझे बदलाव कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सारी चीज़ें जाननी आ जाती। विकास सर आपने सवाल बड़ा कमाल का पूछा और आपने उस सवाल में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया कि बदलाव आसान होता तो सर ना आप बात कर रहे होते, ना मैं बात कर रहा होता और ना लोग सुन रहे होते। सीधी बात तो ये है। इवन मैं तो बदलाव शब्द को मैं बोलता हूँ सर बदलाभ। लाभ, मैं बदलाव नहीं बोलता इसको, मैं बोलता हूँ बदलाभ। अब आप देखिए लाभ बाद में आया है, तो मैं कहता हूं अगर आपको लाभ तक पहुंचना है, आपने कहा ना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। बदलाभ, अगर आपको लाभ तक पहुंचना है तो बद से होकर गुजरना पड़ेगा। बद मतलब चुनौती, बदल मतलब मुश्किल, बदल मतलब चैलेंजेस, बदल मतलब समस्याएं।
आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी विकास सर, पुरानी आप लोगों ने भी देखी होंगी या कहानियाँ पढ़ी होंगी। उसमें बताते हैं कि एक गुफा होती है, गुफा में खजाना होता है। तो वो जो खजाना होता है विकास सर, वो गेट पर रखा रहता है क्या गुफा के? नहीं नहीं, बहुत अंदर होता है। वो अंदर होता है। हाँ। तो फिर उसी गुफा के गेट पर या उसके बाहर क्या क्या होता है? इसके सुरक्षा गार्ड होते हैं, सांप होते हैं, गार्ड बिच्छू होगा, होते कोई हैं, सांप लटका होगा, कोई बिच्छू लटका होगा, अजगर लटके होंगे, चमगादड़ बहुत सारे लटके होंगे। चमगादड़ होते हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप इन चुनौती नाम के सांप, इन मुश्किल नाम के चमगादड़ों, इन समस्या नाम के बिच्छुओं से गुजरने की हिम्मत और हौसला रखते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अंदर कामयाबी नाम का खजाना है। पर आप ये सोच के बैठ जाओ कि भाई वो खजाना गेट पे ला के रख दो तब लूँगा मैं, तो ना ऐसा हुआ ना ऐसा होने वाला। तो बदलाव चाहिए तो चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। अब आपका जो मूल सवाल था, वो सवाल ये था कि जी क्या करूं, मैं अंदर से बदलूं, मैं बाहर से बदलूं। मैं विकास सर, मैं पिछले 6 महीने से इस थ्योरी पे काम कर रहा हूं, लगभग साल 1.5 साल से। ये जो आपने पूछा था ना कि अंदर से बदलूं या बाहर से बदलूं, इसको बदलाव ना आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये शब्द जो बीच में आया, या, ये है। कैसे? एक्चुअली ये जो या शब्द है ना, ये हमारे दिमाग में बैठा देता है कि या तो ये करिए और या फिर ये करिए, इन दो में से एक चुनना होता है। हाँ, बल्कि मैं एक टर्म पे और भी काम कर रहा हूँ। मैंने 1-2 पॉडकास्ट में ये बात कही भी है और उसको मैंने नाम दिया ट्रैपिंग। एक्चुअली ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैपिंग है। आप गौर करिएगा, परिवार में झगड़ा किस बात का? सवाल क्या पूछा जाता है कि भाई सास की चलेगी या बहू की चलेगी? हाँ, इस सवाल ने दिमाग में ये बैठा दिया किसी एक की चल सकती है, दोनों की क्यों नहीं? कई बार आपने सवाल सुने, तुम्हारे घर में किसकी चलती है, पति की या पत्नी की, तुम्हारी या तुम्हारी वाइफ की? क्यों भाई, दोनों की क्यों नहीं? दोनों का सलाह मशवरा क्यों नहीं हो सकता? दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्यों नहीं जुड़ सकते? हमारे दिमाग, आपने ऐसे सवाल भी सुने होंगे, क्या चाहिए, प्यार, लव और मतलब प्यार या परिवार, हाँ। लव और फैमिली, या लव और सक्सेस। और इस बात ने लोगों के दिमाग में, ख़ास तौर से आज के यूथ के दिमाग में एक ट्रैपिंग डाल दी, एक फितूर डाल दिया कि जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पैसा चाहिए तो तुझे प्यार या परिवार नहीं मिल सकता, और इस चक्कर में वो एक के पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने इस पर एक थ्योरी दी जिसको मैंने नाम दिया है सर OR, और इंग्लिश वाला और हटाइए और हिंदी वाला और लगाइए। अच्छा, या से और पे आ गया। और पे आई, दोनों क्यों नहीं? हमने गड़बड़ क्या कर दी, हमने अंदर से बदलूं या बाहर से, यानी हमने रिप्लेसमेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। या तो अंदर से बदलूंगा और या फिर बाहर से। मैं कहता हूं जिस चीज को आपने रिप्लेस किया है उसको रिप्लस करना था, रिप्लेस नहीं करना था, रिप्लस करना था। भाई जहां जरूरत लगेगी अंदर से बदलना है तो अंदर से बदलूंगा, और बाहर से कोई टूल मिल रहा है तो बाहर से बदलूंगा। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की एक लाइन शेर है, वन ऑफ माय फेवरेट शेर, कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या? अगर मैं इस अंदर और बाहर को दोनों को पैर की संज्ञा दे दूं, तो चाहे आप अंदर के पैर से चलें या केवल बाहर के पैर से चलें, दोनों सूरतों में आप दिव्यांग कहलाएंगे, लंगड़े कहलाएंगे। आपका एक पैर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे हाथी का पांव क्यों ना हो, पर है तो एक ही पैर। आप रगड़ रगड़ के चल तो पाएंगे पर दौड़ नहीं पाएंगे। अगर जिंदगी में दौड़ना है, जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो अंदर से भी बदल लीजिए, बाहर से भी बदल लीजिए। अंदर क्या है, विचार हैं, बाहर क्या है, शब्द हैं, बाहर क्या है, संगति हैं। तो इस पे फिर मैंने एक टूल दिया। अच्छा, मैं टूल पे आऊँ उससे पहले मुझे ये अंदर और बाहर पे बदलने वाली बात है, एक से ही क्यों भाई? दिमाग में बच्चों, अब आज की यूथ को देखिए, आज के यूथ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसे लगता है कि अगर मैंने परिवार के बारे में सोचा, प्यार के बारे में सोचा, तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। मैं कॉलेज में था सर, तो कॉलेज में मुझसे एक मेरे दोस्त ने, एक डिबेट चल रही, तो उसने एक सवाल पूछा कि अमर मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा पूछो। बोले 1 तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, आप किसे चुनेंगे, 1 करोड़ रुपए को या माता पिता को? मैंने कहा इसका जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब आप दो। बोले बताओ। मैंने कहा यार वो माँ बाप ढूंढ के ला जो 1 करोड़ रुपए से अलग रहते हैं। ये कौन से माँ बाप हैं जो कहेंगे कि या तो 1 करोड़ ले और या हमें ले? अरे मैंने कहा हमारे माँ बाप तो ये कहेंगे भाई 1 करोड़ उठा और हमें लेके साथ में चल। ये सवाल आपके दिमाग में आया कैसे?
बहुत गहरी बात है ये। विकास सर, आप समझिए, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैपिंग है क्वेश्चनिंग। हमसे एक फालतू का और ऐसा सवाल बताता हूं, और हमने कभी इन सवालों के बारे में सोचा ही नहीं कि इस सवाल का बेस बताओ ना मुझे। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, सर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने भी कहा ना, और हटाइए और लगाइए। क्वेश्चन सुना होगा आपने इंटरव्यू में, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस। मैं चुनौती देता हूं, मेरे सामने बैठाइए इस सवाल को पूछने वालों को, और मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि धरती पे वो एक बंदा ढूंढ के दिखाओ जिसमें एक्सपीरियंस तो है और नॉलेज नहीं है। उसमें एक्सपीरियंस भजिए तलने का है फिर, या घास छीलने का है, किस चीज का एक्सपीरियंस है उसमें? अगर उसमें नॉलेज ही नहीं है तो उसमें एक्सपीरियंस कहां से आ गया फिर? किस बात का एक्सपीरियंस है? और आपने एक क्वेश्चन बना दिया कि भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, नॉलेज और एक्सपीरियंस, और अब लड़ाई चल रही है कि नए फ्रेशर को लें, एक्सपीरियंस्ड को लें। ये कहां से आया है सवाल में? तो मुझे तो सवाल की उत्पत्ति बताइए ना, ये सवाल पैदा हुआ कैसे? ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि ताकि आप इन दोनों को मिलाकर ताकतवर ना बन जाए। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर आप ये बात समझ गए कि परिवार भी साथ में हुआ और पैसा भी साथ में हुआ तो ये बहुत मजबूत आदमी बन जाएगा। उन्हें मालूम है अगर इसे प्यार भी मिल गया और इसे पैसा भी मिल गया तो ये तो दुनिया में कामयाब हो जाएगा, खुश रहने लगेगा, इसे तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे दिमाग में पहले ही दो खूबसूरत चीज़ों को, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि उन दो खूबसूरत चीज़ों को जो एक दूसरे के भाई भाई, दूसरे के दोस्त और दूसरे की बहन हो सकती थी, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया जाता है बड़ी चालाकी के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ ये ट्रैपिंग है, इस ट्रैपिंग से बचिए। तो मुद्दा पॉइंट जो मैं वो जो टूल दे रहा था कि जब बदलाव की बात आती है, ट्रैपिंग शब्द पे मैं दोबारा आऊँगा, पर उससे पहले वो टूल दे दूँ बदलाव का जो आपने पूछा है। तो अगर सच में बदलना है सर, यहाँ एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, सच में। महत्वपूर्ण ये बदलना भी है, ये बात ही करनी है, इंटेंट है या नहीं है, इंटेंट है या नहीं है। आप कभी नोटिस करना, किसी की टमी निकली हो, थोड़ा सा मोटा हो, जैसे मेरी थोड़ी सी मान लो टमी निकली और मुझे आप जैसा कोई फिट व्यक्ति मिल गया, आप आज के बाद मेरे कहने से इसको ऑब्जर्व करना शुरू करना। वो जैसे ही किसी भी फिट व्यक्ति को देखेगा, जरा सा टमी निकला हुआ व्यक्ति, बैठते ही पहला सवाल पूछेगा, अरे यार विकास भाई आप तो बिल्कुल फिट हो यार भाई हमें बताओ ना यार, बताओ ना। आपको क्या लग रहा है वो सच में पूछ रहा है? उसे मालूम है कि अगर मैंने इससे नहीं पूछा तो ये अभी ज्ञान देने बैठ जाएगा टमी के ऊपर, अभी मुझे टोक देगा, अरे यार अमर भाई कुछ करो यार, तुम्हारी टमी निकली हुई है। इससे पहले कि विकास भाई कुछ कहें, सवाल पूछो, पहले ही बोल दो। और अपने फिर वो 500 लोगों से और भी पूछ चुका है सेम सवाल। अच्छा बताओ क्या जवाब दोगे आप? ये कि अपना डाइट का ध्यान रखो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो बस। और इससे अलग क्या जवाब है इस धरती पे? कोई जवाब तो उसे नहीं मालूम ये बात। तो मुद्दा ये है कि जिससे आप बदलाव की बात कर रहे हैं उसे बदलाव चाहिए भी, उसका इंटेंट भी है। मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, सर मेरी एक प्रॉब्लम है, आप इसका हल दे सकते हैं, कुछ हल बता सकते हैं क्या? तो मैं पहले पलट के पूछता हूँ, भाई सच में हल चाहिए भी? बोले जी मतलब? मैंने कहा यार अगर मैंने तुम्हें हल दे दिया तो वो चलाना पड़ जाएगा। चलाना समझ गए खेत में है। लोगों को अपनी हर समस्या का हल मालूम है सर, हर समस्या का हल मालूम है, पर बात यह है कि वो तो फिर कष्ट करने पड़ जाएंगे ना, एफर्ट लगाने पड़ जाएंगे क्या? मैं आपके टूल पे आऊँ उससे पहले अभी 3 दिन पहले मैं एक कॉर्पोरेट में सेशन ले रहा था और वहाँ एक एग्जाम्पल दिया मैंने, उस एग्जाम्पल को कोट कर दूँ इस बात के ऊपर जो मैं अभी कह रहा हूँ। आपने ऐसे लोग देखे होंगे सर जो आपसे भी पूछते होंगे, आप तो माइंड ट्रेनर और कमाल का विकास सर, मैं तो खैर आपका भाई भी हूँ, आपके साथ मैंने काम भी किया है और मैं जानता हूँ आप कितना कमाल का काम कर रहे हैं, लाखों लोगों के जीवन में जो आप बदलाव लाए हैं इस माइंड ट्रेनिंग, ब्रेन ट्रेनिंग के द्वारा। वो अपने आप चाहे आर्मी की बात कर लूँ, चाहे मैं पुलिस फोर्स की बात कर लूँ, चाहे कॉर्पोरेट की, इवन स्टूडेंट्स की, तो आप कमाल का काम कर रहे हैं, पहले तो उसके लिए सैल्यूट। तो उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। खैर भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैं बात कह रहा था सर, आपसे भी एक सवाल पूछा जाता होगा, जी मुझे डर लगता है, मैं उसके साइंटिफिक रीजन में नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा बिहेवियर रीजन मैं बताता हूँ। आप कभी गौर करना कि आदमी बोलता है, व्यक्ति बोलता है कि सर मुझे, आप किसी को स्टेज पे बुलाओ कि नहीं सर मैं स्टेज पे नहीं आ पाऊँगा, क्यों? स्टेज पे आने से मुझे क्या लगता है? डर लगता है। डर लगता है। तो जब मैं भी पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ सर, तो मुझे भी मैंने कहा यार लगता होगा। फिर मैं देखता हूँ सेम व्यक्ति, अब 2-3 चीज़ों पर गौर करना, वो कहता है जी मुझे स्टेज पे आने पर डर लगता है। आप किसी को इंटरव्यू के लिए भेजो, आपने ऐसे लोग सुने होंगे, क्या बोलते होंगे? इंटरव्यू में डर लगता है। आप किसी से बोलो कि यार तुम ना अपना स्टार्टअप शुरू कर लो, अपना बिजनेस शुरू कर लो, बोला यार मुझे डर लगता है। फेलियर से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है। सेम व्यक्ति जो आपसे कह रहा है मुझे स्टेज पर आते हुए डर लग रहा है, सेम व्यक्ति 110 की स्पीड पे पल्सर चलाते हुए घर जाता है पर उसे डर नहीं लगता। 110 की स्पीड पे पल्सर चलाते हुए, बाइक चलाते हुए आज तक लाखों लोग मरे हैं,
उसे उस चीज़ से डर नहीं लग रहा जहाँ लाखों लोग मरे हैं। स्टेज पर तो आज तक कोई मरा भी नहीं है सर, उसे उससे कैसे डर लग रहा है? इंटरव्यू देते हुए आज तक सुना है कोई मर गया हो? नहीं। शराब पीते हुए लाखों लोग मरे, उसे शराब पीने से डर क्यों नहीं लग रहा? स्टार्टअप शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, चला नहीं तो मर जाएगा क्या आदमी? पर उसे गुटखा खाते हुए डर नहीं लगता सेम आदमी को बीड़ी पीते हुए डर नहीं लगता, सेम आदमी को काम चोरी करते हुए डर नहीं लगता, जबकि काम चोरी करने से बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। अब आप गौर करना कि सच में उसे डर, इसलिए मैं कहता हूं पता कीजिए आपका डर सच में सच्चा है या झूठा है। अब गौर करना आप उसे, एक्चुअली उसे हर उस चीज़ से डर लगता है जिसे करने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हो, मेहनत करनी पड़ती हो, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता हो। एक्चुअली स्टेज से डर नहीं लग रहा उसे स्टेज पर आने के लिए जो 10-5 दिन रात को जागकर दिन में बैठकर तैयारी करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, स्किल सीखनी पड़ती हैं, उस प्रैक्टिस से, उस एफर्ट से डर लगता है उसे। बाइक को 110 की स्पीड पे चलाने में मेहनत लगती है, कहानी तो हम ऐठने हैं। उसे इंटरव्यू से डर नहीं लग रहा सर, उस इंटरव्यू के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है, जो तैयारी करनी पड़ती है, जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आप गौर करिएगा, इंसान को केवल उन चीज़ों से डर लगता है जिनमें मेहनत और एफर्ट लगती हो, उसे उन चीज़ों से डर ही नहीं लगता जिन आलस्य कायदे से तो शुगर हो गई किसी को, कायदे से तो उसे चीनी खाने से डर लगना चाहिए, बहुत लोग मरे हैं, वो क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है, वो तो डरता ही नहीं, ज़्यादा मीठा खाता है। आलस्य की वजह से करोड़ों लोग बर्बाद हुए, उसे डर ही नहीं लगता आलस्य से। काम चोरी की वजह से करोड़ों लोगों की जॉब गई है, लाखों लोगों की जॉब गई है, लाखों लोग असफल हुए, उसे डर ही नहीं लगता, क्योंकि काम चोरी में मेहनत नहीं लगती, आलस्य में मेहनत नहीं लगती। आप कभी भी गौर करना, इंसान को केवल उन्हीं चीज़ों में डर बताया गया वो जिसमें एफर्ट लगता हो। अब डर पे बात चले तो एक उदाहरण देता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसका कोई साइंटिफिक तो मैं वो नहीं दे सकता, लेकिन ऑब्जर्वेशन है, बिहेवियरल पे बात कर रहा हूँ। आप कभी आज के बाद आप लोग भी ऑब्जर्व करना, अपने बारे में ही करना, दुनिया में किसी के बारे में मत करना। बच्चे ने जीवन में सबसे पहले कब बोला कि मुझे डर लगता है? बच्चा 6-7 साल का था, 8 साल का था, टीवी पे छोटा भीम देख रहा था, शाम का समय था, रात के 8 बज रहे थे, 7:30 बज रहे थे। मम्मी ने कहा बेटा जरा 1 किलो शक्कर ले आना, चीनी ले आना, चीनी खत्म हो गई। अब बेटे का छोटा भीम छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, पर अगर बेटा मम्मी से मना कर दे कि मम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं तो छोटा भीम देख रहा हूँ, तो मार के मम्मी उसका छोटा भीम बना दे। तो फिर बेटे ने कहा कैसे बचूं? बेटे ने कहा मम्मी अंधेरा हो रहा है, मम्मी मुझे ना रात में डर लगता है। मम्मी ने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं तेरे पापा से बोल दूंगी, पापा जी ले आएंगे तेरे। बच्चे का काम चल गया। 10-15 दिन बाद बच्चा अब दिन में छोटा भीम देख रहा था। मम्मी ने कहा बेटा जाके भाग के जा सब्जी ले आना। बेटे को लगा यार आज कैसे मना करूं, भाई आज तो दिन है, और मैं मम्मी से डायरेक्ट मना कर दूं तो मम्मी तो बहुत मारेगी, मुझे मार के छोटा भीम बना दे। बेटे ने कहा क्या करूं, मम्मी गली में कुत्ते हैं, मम्मी ना वहाँ कुत्ते हैं और मुझे डर लगता है। मम्मी ने कहा अच्छा तो रहने दे, चल मैं किसी और से मंगवा लूँगी या तेरे भाई से या तेरे पापा से बोल दूँगी। अब बच्चे को समझ में आया कि बेटा जब तुझे काम से बचना हो तो तुझे सिर्फ ये बोलना है कि मुझे डर लगता है। अब जब हम किसी से कहते हैं प्रेजेंटेशन देनी है स्टेज पर, तो वो कहेगा जी सर मुझे डर लगता है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको 4 दिन पहले दी थी, आपको स्टेज पर बोलते हुए डर लगता है, मान लेता हूँ, कहीं कॉपी में लिखी तो होगी, लाओ दिखाओ। अल्टीमेटली काम चोरी है, दिखाओ रजिस्टर कहाँ है? 90% की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ सर। तो बेसिकली समस्या ये है कि वो हमें बदलाव चाहिए भी, क्योंकि हमने शुरू में ही बात करी थी सर, बदलाव के लिए कष्ट करने पड़ते हैं, एफर्ट लगा, सारी लड़ाई। मैंने एक थ्योरी बनाई थी सर, FLOP, फ्लॉप। हमारे फ्लॉप होने का इससे अलग धरती पे कोई कारण हो तो मुझे बता दीजिए, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इससे अलग कोई कारण हो ही नहीं सकता। जानना चाहूँगा, बताओ सर। फ्लॉप मतलब F को मैंने जो मतलब FLOP, पहले L पे आता हूँ सर। L होता है लेजीनेस, आलस, ठीक है, आलस्य है जी हमारा। O मतलब होता है सर ओवर थिंकिंग, पड़े या तो ख्याली पुलाव पर पकाए जाएंगे, या तो हम पड़े राजा बन जाते हैं। वो आपने देखा है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, एक दिन तुम्हारे कानों में ये शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मैंने कहा भाई साहब कैसे आएगा ये दौर? ये जो पड़े तुम व्हाट्सएप पे पड़े सारे दिन रील चलाते रहते हो, इससे आएगा? मैंने कहा जैसे तुम सारे दिन व्हाट्सएप पे पड़े व्हाट्सएप पे रील देख रहे हो ना, दौर का तो पता नहीं, एक दिन दौरा जरूर आ जाएगा। तो सवाल ये, एल मतलब लेजीनेस, आलस्य, ओ मतलब होता है सर ओवर थिंकिंग।
और पी होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, टालम टोल। बहुत। आप कभी नोटिस करना, और आप भी एग्री डिसएग्रीमेंट जो भी हो कमेंट में बताइएगा आप। हमारी मम्मी हमसे बोले, हम घर पहुंचे, वाइफ बोले, मम्मी बोले, पापा जी बोले, कोई बोले बेटा वो बिजली का बिल आया है या फला चीज़ का बिल आया है, मैं लिख के दे सकता हूँ 93% भारतीयों का पहला सवाल बताओ, गारंटी दे रहा हूँ, लास्ट डेट कब है? बाद में करता हूँ लास्ट डेट कब, वो पहला ही सवाल पूछते हैं। बच्चे फॉर्म भरते हैं, बच्चे पहला सवाल पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं, किसी भी एडमिशन के फॉर्म भरे जाते हैं, अपने दोस्त से पहला सवाल पता है क्या पूछते हैं? लास्ट डेट कब है। क्यों? मैंने कहा भाई फर्स्ट डेट को किसी ने मना कर दिया, बीच में किसी ने एक्चुअली सबसे पहले बिल भरते ही वो पूछेंगे लास्ट डेट कब है। अब हम लास्ट डेट को भरेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, फ्राइडे को आपके मन में आया कि जिम जाऊंगा, कब से जाएंगे बताओ? सोमवार से। क्यों? शनिवार रविवार का क्या हुआ? चलो रविवार मान लेता हूँ आपकी बात बंद होगा, शनिवार का क्या हुआ? अच्छा सुबह से जल्दी उठूंगा, फ्राइडे को मन में आ जाए, तो शनिवार और रविवार को तो हम कहीं गिनती में ही नहीं गिन रहे। हमारे काम या तो 26 तारीख को भी अगर कोई मन में कुछ नया आइडिया आ गया तो वो एग्जीक्यूट का पहला नियम क्या है? 1 तारीख को करेंगे। 1 तारीख को करेंगे जी। आपको ध्यान है, आपके मेरे बीच में किसी एक टॉपिक पे बात चल रही थी, तो दिवाली के आसपास की बात थी, और लोगों जब ये डिस्कशन कर रहे थे, अब हर व्यक्ति क्या बोल रहा था, दिवाली की बात देखते हैं यार, दिवाली की। हाँ अच्छा, आप आम आदमी से कोई बात कर लेना, आम आदमी, मैं तो कई बार, चलिए मैं अपने परिचितों में दोस्तों से बोल भी देता हूँ, जैसे किसी से 15-20 दिन पहले 25 दिन पहले हमने कोई बात की और बोला यार अभी तो दिवाली की बात, तो मैं पता क्या पूछता हूँ, मैंने कहा आप हलवाई हो भाई? बोले नहीं। मैंने कहा पटाखे की दुकान तुम्हारी? बोले नहीं। तो मैंने कहा यार तुम दिवाली पे ऐसा क्या करने वाले हो जो तुम मुझे रीजन दो, दिवाली आपके काम को दिवाली क्यों रोक रही है? आपका ऐसा कौन सा काम है कि चलो मैं हलवाई हूँ, अभी मेरा काम है, बाद में बात करेंगे। तो मुद्दा ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर आप इस फ्लॉप को देखें, एफ को हालांकि मैं फियर बोलता हूँ, इसको बाद में भी करेक्ट कर लेंगे हम लोग, एफ को मैं बोलता हूँ फियर, हालांकि जो फियर की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में भी फियर नहीं है, वो है विकास सर फोबिया। ओके, मैं पहले फ्लॉप को कंप्लीट कर दूं। एफ मतलब फियर, एल मतलब लेजीनेस, ओ मतलब ओवर थिंकिंग, और पी मतलब प्रोक्रास्टिनेशन। मैं लिख के दे सकता हूँ इससे अलग, हमारे फ्लॉप होने का इस धरती पे कोई कारण नहीं है। बाकी के जितने भी कारण हैं फिर हम मन घड़ंत तो बनाते हैं, रिश्तेदारों ने सपोर्ट नहीं करी, दुनिया ऐसी है, लोग मतलबी हैं, इसने ये नहीं किया, ये सब फिर हमारे मन के बनाए हुए हैं, सारे मन के बनाए हुए हैं। क्योंकि ना तो मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं आलसी हूँ, ना तो मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि मैं टाल मटोल करता हूँ, ना मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि ओ भाई मेरा तो भैया ओवर थिंकिंग। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ इसी में, फ्लॉप के सामने इसका सॉल्यूशन भी फ्लॉप ही है। एफ मतलब फियर, इधर वाले एफ का मतलब है फेस इट, ट्रू, डरने से नहीं करने से काम चलेगा भाई। सही बात है। अच्छा एक अजीबोगरीब बात बताऊं सर आपको, डर की एक थ्योरी बताऊं, डर तब तक लगता है जब तक वो काम एक्चुअल में ना हो जाए। वो मैरी कॉम एक मूवी का वो डायलॉग है कि इतना भी मत डराओ, इतना भी मत डराओ, इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। एक्चुअली डर का एक ही सॉल्यूशन है, डरने का एक ही सॉल्यूशन है, करना। अच्छा सर, ये आपने भी नोट किया होगा, ऑडियंस से भी है ये बात मेरी, फेस करने का पता लगता है इतनी बड़ी बात ही नहीं थी वास्तव में। मतलब मेरी एक थ्योरी है सर, मेरी एक बुक है बॉर्न अगेन, उसमें एक चैप्टर है चालान कटवा लो। मैं करेक्ट कर दूं, वो बुक नहीं है, वो एक हमारे हिसाब से थिंक टैंक है वो, जहाँ से आप कुछ मतलब कोई भी पेज खोलो तो वहाँ से आपको आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिलता है। हाँ मैं वैसे तो मुझे इसी तरह का फीडबैक मिलता है सर। तो उसमें मेरा एक टॉपिक है चालान कटवा लो, ये जो आप फेस करने की वाली बात करते हैं, चालान कटवा लो क्या है। अच्छा सर, आपने नोटिस किया होगा चालान का एक रूल है कि आप घर से बाहर निकले और जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं सर और कहीं पुलिस की चेकिंग चल रही हो तो हम लोग उनके पास से गुजरते हैं, बच बच के गुजरते हैं, बच के कहीं फिर पकड़े जाते हैं। और हम पकड़े भी किस लिए जाते हैं? क्योंकि हम बच गए। दोनों पॉइंट पे आऊँगा सर, बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया आपने। लेकिन सर आपको चालान का एक नियम मालूम है कि अगर चालान एक बार कट गया तो सेम सब्जेक्ट पर सेम वजह से आपका चालान दोबारा 24 घंटे नहीं कट सकता। हाँ, तो अब चालान कटवा लो थ्योरी क्या है उसको समझिएगा सर। हम घर से निकले और 200 मीटर दूर ही पुलिस की चेकिंग चल रही थी और सर वहीं हमारा चालान कट गया। अब बताओ अगले 24 घंटे हमें कोई डर, हमें कोई घबराहट? उसके 2 किलोमीटर बाद फिर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। अब बताओ सर, आप बच के निकलोगे या बिल्कुल पास से निकलोगे? बता के इवन एड्रेस भी किससे पूछोगे? भाई साहब वहाँ जाना था जरा राजवाड़ा, भाई साहब वो नोएडा जाना था गौर सिटी,
बल्कि मजाक में तो मैं ये भी कहता हूँ कौन ही मार के निकले, चालान काट ले चालान, क्योंकि अब काटना पड़ा है, अब तो कुछ होना नहीं है। हम एक बार के चालान से बचने के लिए जिंदगी भर डर डर के घबरा घबरा के जीते हैं, सिर्फ उस एक चालान से। और जब वो एक चालान कट जाता है तो लगता है अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं यार जो आप कह रहे थे। मैंने अनुपम खेर साहब की एक लाइन सुनी थी, मुझे बड़ी पसंद है वो लाइन, कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। क्या बात है। आपने कभी नोटिस किया सर, हम बाइक से टू व्हीलर से जा रहे हो, अचानक बारिश होने लगे तो हम सबसे पहले सोचते हैं कहाँ बचूं, कोई जगह मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, तो हम कोशिश करते हैं बचने की। पर अगर उस दौरान 2-3 मिनट निकल गए और हम भीग गए, फिर उसके बाद हम रुकने की नहीं सोचते ना हम बचने की, फिर हम क्या करने लगते हैं, सेम बारिश जिससे हम डर रहे थे, घबरा रहे थे, बचने की सोच रहे थे, अब उसी बारिश में मेरे सपनों के रनिंग अब आएंगे, तो हम मजा लेते हैं, उस बारिश के मजे लेने शुरू कर देते हैं। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना सर, वो उस बारिश की तरह है। पहले 2-3 मिनट में हम इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, उससे बच के छिप के ऐसे खड़े हो जाते हैं और सारी जिंदगी उस जिंदगी का मजा नहीं ले पाते हैं। तो मैं कहता हूँ एक बार भीग जाओ यार, एक बार चालान कटवा लो, जितना भी बड़ा, कितनी भी बड़ी समस्या हो सर, आप एक बार उसका सामना कर लो, उसके बाद आपको लगता है ये क्या था यार, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये तो कोई समस्या ही नहीं थी। इस पर एक बड़ी मेरी फेवरेट थ्योरी है सर, एक बुक भी है बड़ी मशहूर, मेरी भी बड़ी फेवरेट थ्योरी है वो, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले मेंढक को खा लो, ये मेटाफर है। अब ये मेंढक क्या है, एक्चुअली वो ये कहते हैं, मैं ये मानता हूँ कि आपको दिन भर में 2-3 बड़े काम तो करने ही है, बिना काम के तो काम चलेगा नहीं, तो आपको 2-3 काम मिलेंगे, एक आसान सा, एक मुश्किल, एक बहुत मुश्किल। अब इस धरती पर मैं आपको बता रहा हूँ दुखी और नाकामयाब लोगों में और कामयाब और खुश लोगों में अंतर क्या है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपके पास सुबह से शाम तक 3 ऑप्शन है, आपको 3 चीज़ें खानी है, आप मना नहीं कर सकते, आपके पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। आपको चॉकलेट भी खानी, आइसक्रीम भी खानी और मेंढक भी खाना, ये मेटाफर है, मेंढक मतलब सबसे मुश्किल काम, और ये खाना ही है, आप मना कर ही नहीं सकते, आप पे ऑप्शन ही नहीं है। दुखी में और कामयाब में अंतर बताता हूँ सर। जो दुखी आत्मा है सर, मैं ये कहता हूँ कि वो मेंढक को पीछे सरकाएगा, मुश्किल काम से बचेगा, बड़ा मैं तो मुश्किल काम है मुश्किल, और वो चॉकलेट उठा लेगा शुरू में। और मैं कहता हूँ सर, जिसने शुरू में चॉकलेट खाई उसने 3 बार मेंढक खाया है। मेंढक उसका बचा हुआ है, उठा उसने चॉकलेट ली, पर दिमाग उसका कहाँ पड़ा है उसी के अंदर, मेंढक में। अब मैं बताता हूँ वो चॉकलेट कैसे खाता, औरों से तो कुछ कह, हमारे पीछे पड़े रहे, सारे मुश्किल काम मुझे ही बताएंगे, औरों से लेना। अब इससे पूछो चॉकलेट कैसे लगी हैं, मैं चॉकलेट खा रहा था ये चॉकलेट खा ही नहीं रहा। इस बट्टे ने 3 बार मेंढक खाया है। जो कामयाब और खुश इंसान है उसे पता है सर मेंढक तो खाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं, मुश्किल काम तो करना ही पड़ेगा। वो क्या करेगा, घुसेगा, सबसे पहले मेंढक को उठाएगा, खाएगा, 2 मिनट मन खराब होगा, एक गिलास पानी पिएगा, 4-5 मिनट इसको सेटल होने में लगेंगे। अब पूरा दिन इसके पास क्या है, मजे, आइसक्रीम और चॉकलेट। अब ये कौन ही मारता फिरेगा सबको, चल बे खा मेंढक को, इसने तो खा लिया। अच्छा एक चीज़ और सोचिए सर, जितने सुबह सुबह मेंढक खा लिया, अब इसे दोपहर में कोई और मुश्किल काम और बता दे, मतलब कि करेला भी खाना है। सोचो सर, जिसने मेंढक खा रखा, फेस कर रखी चुनौती को, उसका करेला को लेकर एटीट्यूड क्या होगा, लाभ है हमने मेंढक खा लिए, और वो करेला को कुछ मान रहा है क्या। और सोच के देखो सर, जिसका मेंढक बचा हुआ है उसे अगर हम किसी ने दिन में बोल दिया कि तुम्हें करेला भी खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। सर यही वो लोग हैं जिनको हम ये नहीं बोलते कि यार शाम तक तो ठीक ठाक था, मेरी तो बात हुई थी, फिर अचानक क्या हो गया, भाई साहब निकल कैसे गए, अटैक कैसे आया। ये वही लोग हैं जिनके मेंढक बचे हुए थे, जिन्हें किसी ने करेला खाने के लिए और बोल दिया, अपने काम को टाले जा रहे थे, काम का सामना नहीं कर रहे थे, फेस नहीं कर रहे थे, स्ट्रेस लेके काम कर रहे थे, एक मुश्किल काम और आ गया, जय माता दी हो गई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, फेस करिए, इतना मुश्किल है थोड़ी है, और सच में मुश्किल नहीं है सर ये मुश्किल। एक बात तो मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि सर अमर भाई मुश्किलें आपकी नज़र में क्या हैं, तो मैंने कहा विकास सर कि मैं उन्होंने कहा सर मुश्किलें क्या हैं, मैंने कहा हीरो या महान बनने का अवसर। हीरो या महान बनने का अवसर। बोले जी मतलब, मैंने कहा यार हनुमान जी सब हम जानते हैं, जय बजरंगबली, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। हनुमान जी के जीवन में सर 2 बहुत बड़ी मुश्किलें आई थी, एक सीता माता का अपहरण और दूसरी लक्ष्मण जी की मूर्छा। हाँ जी, मूर्छा। हनुमान जी के जीवन से दोनों मुश्किलें निकाल दीजिए, तो कौन हनुमान जी। मुश्किलों ने हनुमान जी को बजरंगबली बना दिया, भगवान बजरंगबली बना दिया मुश्किलों ने।
श्री राम जी के जीवन में 2 मुश्किलें आई थी सर, सीता माता का अपहरण और 14 वर्ष का वनवास। भगवान राम जी के जीवन में से, श्री राम के जीवन में से दोनों मुश्किलें निकालिए। वो राजकुमार राम तो हैं फिर, पर भगवान राम नहीं है। राजकुमार राम को भगवान राम बनाया ही किसने? चुनौतियों ने, मुश्किलों ने, समस्याओं ने। हनुमान जी को बजरंगबली, भगवान हनुमान, भगवान बजरंगबली बनाया किसने? चुनौतियों ने, मुश्किलों ने। और हम सारी जिंदगी एक ही काम करते हैं, मुश्किलों से ही बचते हैं, चुनौतियों से ही बचते हैं। सुबह सुबह मैं तो कई बार कहता हूँ, 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों की हार्ट बीट बताता हूँ, दोनों का मतलब बताइएगा सर। ऊपर वाले की हार्ट बीट सर बिल्कुल सीधी चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, और नीचे वाले की हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे चल रही है। दोनों का मतलब बताइए। स्ट्रेट है वो तो हो लिया, ऊपर पहुंच गया। ऊपर वाले के पास चला गया और नीचे वाला जिंदा है। पर देखिएगा सर, इसकी जिंदगी में तो उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अरे उतार चढ़ाव चल रहे हैं तभी तो जिंदा हैं। और हम सुबह सुबह मंदिर मस्जिद जाकर पहली प्रार्थना क्या करते हैं? गुरुद्वारे जाकर भगवान से, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। शुक्र करो सुन नहीं रहा। सुन लेगा, फिर बुला लेगा, सुन लेगा, सीधी कर देगा लाइन, पूड़ियां बट जाएंगी 13 दिन बाद। और हम फिर ये कह रहे हो, ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं, मुश्किलें जान ही ले लें अगर ऐसा हो जाएं। सर ये मुश्किलें ही तो हमें जिंदा रखे हुए हैं, यही तो हमारे आगे बढ़ने का कारण है। अगर आप ही दिल पे हाथ रख के बताइए सर, आपके घर में चुनौतियां ना हो, चैलेंजेस ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, मेरे घर में चुनौतियां ना हो, चैलेंजेस ना हो जिंदगी में, आपको लग रहा है कि हम एक दिन में 4 पॉडकास्ट शूट कर रहे होंगे? घर नहीं पड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं, क्या जरूरत पड़ रही है? कोई हमें आफत आ रही है क्या? उल्टा है सर, अगर अपन घर पड़े रहते हैं ना, हाँ जी, तो घर वालों के लिए भी मुसीबत है और अपने लिए भी मुसीबत है। हाँ, घर वाले बोलते भी मुसीबत घर ही पड़ी याद तो है। मेरा पॉइंट ये है सर, हमने जीवन को, अच्छा स्ट्रेस पे जब हम बात करेंगे, खैर वो फ्लॉप वाली बात हो गई तो मैं इसको कनेक्ट कर दूं। अच्छा इसमें एक उदाहरण दे दूं, पर नहीं तो ये फिर पूरी बात, इसका सॉल्यूशन दे दूं। मुश्किलें और समस्याएं जो हैं सर, मैं मानता हूं कुत्ते और बंदर की तरह हैं। हम मुश्किलें और समस्याओं के ट्रीटमेंट में गलती क्या करते हैं, इनको फेस करने में गलती क्या करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर सुनने वाले से कि सोचिएगा, इस बात को गौर करिएगा, मतलब एक बार सोचना ज़रूर। मुश्किलें कुत्ते की तरह हैं सर, बंदर की तरह हैं। हम बाइक से जा रहे हैं, कुत्ता हमारे पीछे भागा, हम गलती क्या करते हैं? और तेज कर लेते, बाइक तेज, कुत्ता और तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज। आप ब्रेक मार दो, कुत्ता यूं कन्फ्यूज होकर भाग जाता है वापस। कुत्ते को कुछ नहीं पता था मैं क्यों भागा था, उसे लगता है भाई साहब भाग रहे हैं, कोई बात हुई होगी, जी भगी है स्कूटी लेकर, कोई बात ही हो गई होगी। कुत्ते को अपने आप को कुछ नहीं पता, मुसीबतों को भी कुछ नहीं पता। मुसीबतों को लगता है कि ये आदमी मुझे देखते ही भाग रहा है, मुसीबतों को लगता है कमज़ोर होगा, पकड़ ले इसको। मुसीबतें हमारे पीछे भागना। मैं कहता हूँ आप एक बार ब्रेक मारकर, इन मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर एक बार घूर के देख लो इनको, एक बार घूर के देख लो। ये दुम दबा कर ना भाग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। पर आपने इतनी कमज़ोर मुश्किलों को इतना बड़ा बना लिया, कारण सिर्फ किससे? भाग के। इन मुश्किलों की आदत सर ना हमारे टीचर्स की तरह होती है, चुनौतियों की आदत। आपने कभी देखा? और टीचर सवाल पूछते हैं और कोई बच्चा कहता है, टीचर ने सवाल पूछा, मैम ने या सर ने सवाल पूछा कि कौन बताएगा, और बच्चे ने हाथ उठाया, मैम मैं बताऊं। फिर मैम क्या बोलते हैं? नहीं तुम नहीं। फिर एक और बच्चा कहता है, सर मैं बताऊं। सर बोलते हैं नहीं तुम नहीं। फिर एक बच्चा पीछे ही दुबका हुआ पड़ा रहता है, मैम और सर जाके क्या बोलते हैं? तुम बताओ। उसे ही पकड़ते हैं। मुश्किलें भी ऐसा ही करते हैं। जैसे ही मुश्किलें आई और आपने कहा मेरे पास आ जा, मैं तैयार बैठा हूँ, मुश्किलों का तो नहीं, तुम नहीं। फिर दूसरा कहता है तुम नहीं। फिर एक मुश्किलों से डरा हुआ पीछे पड़ा रहता है, मुश्किलें कहते हैं तुम आ जाओ। इन मुश्किलों की आंखों में एक बार आंख के डाल के तो देखिए, एक बार इनको जवाब देने की आदत तो डालिए। बड़ा मशहूर शेर है, मुझे 2 लाइन बड़ी तुकबंदी कर रहा हूँ, बाद की 2 लाइन सुनानी है आपको। कभी तो मेरी दिवाली कर, कभी तो मेरी दीद कर, कोई तो किस्सा बयान चश्म दीद कर, और कब तक चिराग अपना हवा से बचाएगा, उठ और हवा के गाल पे चाटा रसीद कर। कब तक इन हवाओं से चिराग बचाते रहेंगे? कब तक? एक कहावत नहीं, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? कब तक मना लेंगे आप? कब तक मना लेंगे? चलो आपने, चलो इस दिए को यूं ढक लिया, कब तक बचोगे? जैसे ही हम अक्की बैठी आप यूं इतने हवा बुझा देंगी। एक बार इस हवा के गाल पे चाटा रसीद करिए ना। इतना भी चुनौतियों से क्या डरना, आपने जिंदगी नरक बना ली अपनी। मतलब इतना डर डर के जिए कि जिए ही नहीं कभी। वो शायद डर नहीं हो के फोबिया होगा।
मैं जो उस पर फियर पे आ रहा था, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठा दिया सर, बिल्कुल आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठा दिया। फ्लॉप के सामने मैंने कहा था फियर, तो मैंने कहा था मैं इसे फियर नहीं बोलता, एक्चुअली वो फोबिया है। अच्छा, फियर और फोबिया में भी यहाँ अंतर बताना जरूरी है ताकि हमारे लोग समझ पाएँ। एक्चुअली फियर और फोबिया में बहुत सिंपल भाषा में अंतर बताता हूँ सर। प्लीज सर। सर 10वीं मंजिल से झांकते हुए आपको डर लगता है क्या? वाजिब सी बात है सर, लगता ही। झांकते हुए पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो नीचे देखेंगे तो डर थोड़ा बहुत सा लगेगा ही। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको। चलो मैं 10वीं मंजिल हटा देता हूँ, 5वीं मंजिल से नहीं, मुझे लगता है। आप लोगों से भी पूछता हूँ, 5वीं मंजिल से अगर मैं पूछूं झांकते हुए डर लगता है क्या, तो 10-20-25% बोले जी लगता है, 50-60% बोलेंगे जी नहीं लगता। मैं फियर और फोबिया में अंतर लगा बता सर। 5वीं मंजिल से कूदते हुए आपको डर लगता है? लगेगा। मुझे भी लगता है, आप लोगों को भी लगता है क्या? लगेगा। अब 100% को लगता है। जो 100% को लगता है वो फियर है, और जो मुझे लगता है और दूसरे को नहीं लगता वो फोबिया है। बड़ा मतलब सही तरीके से ना सरल भाषा में आपने फियर और फोबिया को, एक्चुअली भी यही चाहिए सर, जो सरलता चाहिए ना जी, ताकि हम समस्या को भी समझ सकें और सॉल्यूशन को भी सरलता से, जो आपकी विकास सर इसको मैं अगले उदाहरण से और सिंपल सा कर देता हूँ। बोले सर मुझे स्टेज पर आते हुए डर लगता है, सबको लगता है क्या दुनिया में? नहीं। तो ये फोबिया है। इंटरव्यू में मुझे डर लगता है, नहीं ये डर नहीं है। डर लगता तो सबको लगता, आग में कूदने में सबको डर लगता है, ये डर है। बिल्कुल लगता। 5वीं मंजिल से कूदते में सबको लगता है। और हाँ, अब ये भी बता दूं फियर कितने काम की चीज़ है। लोग मुझसे बोलते हैं सर मुझे डर लगता है, मेरा डर दूर कर दो। मैंने कहा सच में कर दूं क्या? अगर मैं आपका 5वीं मंजिल से कूदने का डर दूर कर दूं तो आप मर जाएंगे। डर मेरा सेफ्टी मैकेनिज्म है, डर मुझे बचा रहा है। तो हमें फियर को दूर नहीं करना जिंदगी में, हमें फोबिया को दूर करना है। फियर तो हमें बचाएगा, फोबिया हमें पीछे धकेलेगा, फोबिया हमें जिंदगी में पीछे लेकर जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना, डरना तो जो, अरे डरना तो बहुत काम की चीज़ है। मैं इंदौर में एक डॉक्टर साहब आए थे सर, डायबिटिक के वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने एक बहुत, आज से 12-13 साल पहले की बात है, उनकी स्पीच दैनिक भास्कर की, ये सिटी भास्कर की हेडलाइन थी। उन्होंने एक लाइन बोली थी, गब्बर की एक डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। उन्होंने कहा सर जो डर गया वो जी गया। डायबिटीज के डॉक्टर थे वो सर। बोले दिक्कत ये लग रही है मुझे, कोई डर ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं भाई रसगुल्ले मत खाओ, शक्कर मत खाओ, चीनी मत खाओ, भाई तुम ऑलरेडी डायबिटिक हो। पर बोले कोई डर ही नहीं रहा। तो एक्चुअल में जो डर गया मतलब फियर, वो जी गया। वो फोबिया है जिससे हमें बचना है। तो मैं एफ मतलब फियर इसलिए नहीं बोल रहा था फ्लॉप में, मैं उसे एफ मतलब फियर नहीं बोलता, एफ मतलब फोबिया बोलता हूं। हालांकि फोबिया की स्पेलिंग अलग है, पर उसको मैं फोबिया बोलता हूं। तो पहला तो फेस इट, फ्लॉप से बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि करना एक्चुअल में क्या है। एल मतलब क्या था सर? लेजीनेस, लीव इट, आज ही छोड़ दो भाई, इसका कोई कोर्स नहीं करना। अच्छा जी वो गरीब लोग, सर मैं धीरे धीरे सोच रहा हूं आलस से, धीरे धीरे क्या होता है? आलस से छोड़ दूं? छोड़ दो, ये धीरे धीरे क्या होता है भाई? आलस से धीरे धीरे कैसे छोड़ा जाता है? पता नहीं सर। अरे छोड़ो कट, कल से उठूंगा 5 बजे, बात खत्म हो गई। कहते तो यही है। और मैं उसमें आदत कैसे डेवलप करें, वो मैं एक टूल है मेरा GST। अगर इस पॉडकास्ट में मौका मिला तो मैं शेयर करूंगा, अदरवाइज तो बहुत सारे वीडियो जहां वो देख सकते हैं GST करके। मेरा एक यूट्यूब चैनल है सर, अमर चौधरी ऑफिशियल, तो उस पर ये GST वीडियो मैंने डाला हुआ है। खैर इस पॉडकास्ट में भी हम चर्चा, लीव इट, ओ मतलब क्या था सर? ओवर थिंकिंग, ऑब्जर्व इट। आप इसको, और मैं तो कह रहा हूं ऑब्सोलीट इट, साइड में कर दो, हटाओ सर। मैं खुद OCD के से चैलेंज रहा है सर, मुझे बहुत पहले OCD का चैलेंज। मेरी हालत ये होती थी कि जैसे मैं सोफे से उठूंगा तो ऐसे हाथ जोड़ के उठूंगा, माइक के पास बैठा हूं तो माइक के हाथ जोड़ने लगूंगा। और एक दिन मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा केवल क्या है? फोबिया है। ये केवल OCD मतलब, अच्छा मन में विचार कैसे आते हैं सर OCD में? अच्छा मैं OCD को हल्के में नहीं ले सकता ना, मैं इसको ये कह सकता कि ऐसे दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें बेसिकली डेफिनेटली जो डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे वो बिल्कुल करेंगे, पर हौसला तो आपको ही दिखाना पड़ेगा। भाई ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ ना, ये मेरे मन का वहम है। हमें क्या लगता है OCD में होता क्या सर? मेरे साथ क्या होता था मुझे नहीं मालूम, पर मेरे साथ क्या, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मेरे साथ ये होता था कि मुझे ये लगता था अगर मैंने इसको टच नहीं किया ना तो पता नहीं पापा जी को कुछ हो जाएगा, घर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात हो जाएगी। तो अब ये मुझे धीरे धीरे ये तो समझ में ही आने लगा कि ऐसा होने वाला नहीं है, हालांकि मुझे डर लग रहा है। तो धीरे धीरे मैंने क्या करना शुरू किया सर, इसका हौसला। अब इसका हौसला, अगर मुझसे कोई
एक तरीका पूछे जो मैंने किया था वो बता देता हूँ। मुझे लगता है इसको मैंने हार्ट टच नहीं किया तो पापा जी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैंने जानबूझ के क्या करना शुरू किया, थोड़ा उसको शब्दों के द्वारा मैंने उस एक्सीडेंट वाले आउटकम को मैंने सोचा पापा जी की जेब कट जाएगी। अच्छा, आपने उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया। इंटेंसिटी को कम कर दिया। अब मैं पापा जी का एक्सीडेंट हो जाएगा इसके खिलाफ तो नहीं जा सकता, अगर हो गया सच में तो, पर मैं सोचता था जेब कट जाए, तो मैंने कहा जेब कट जाएगी तो कौन सी आपत्ति आ जाएगी क्या, चलो आज रिस्क लेके देखता हूँ, नहीं कर रहा टच। तो धीरे धीरे मैंने उसकी क्या करी सर, इंटेंसिटी कम की। पहले मुझे लगता था कि हमारे घर में मान लो आग लग जाएगी, अब मैं सोच रहा था कि यार हमारे घर में चोरी हो जाएगी, मतलब और चोरी को भी और इंटेंसिटी कम कर लो। भाई मैं कहता हूँ कि कोई हमारी चप्पल चुरा के ले जाएगा, पहले मैं सोच रहा था सोना चुरा के ले जाएगा, अब मैं कह रहा हूँ हमारे घर से कोई चप्पल चुरा के ले जाएगा, तो चप्पल चोरी भी जाएगी तो कौन से हम आफत में आ जाएंगे, कौन से हम मर जाएंगे। तो हमने धीरे धीरे क्या करा, ऑब्सोलीट कर लो उसको, मतलब मेरे कहना ओवर थिंकिंग, ऑब्सोलेट इट। और पी क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रैक्टिस इट, काम की प्रैक्टिस शुरू कर दो। आप तो उसी समय से डू इट नाउ एक थ्योरी है सर, DIN। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपकी ज़िंदगी में भी उजाला हो, दिन निकल आए, तो एक सिंपल थ्योरी अप्लाई कीजिए, DIN, डू इट नाउ। अब करिए। अब 90% केस में ऐसा नहीं होता सर, दोस्त का बर्थडे और आप कार चला रहे थे और आपने सोचा कि अरे यार अरे उसे बर्थडे विश करूंगा, अगले दिन अरे यार वो तो रह गया। मैं तो गाड़ी साइड में लगा के 1 मिनट में कर लेते भाई, 1 मिनट का काम था ना, डू इट नाउ। तो फ्लॉप का सॉल्यूशन भी किसमें सर, फ्लॉप में। अच्छा, वो बदलाव वाला जो मैं टूल दे रहा था, हमारे पास 2 टूल हो गए, एक फ्लॉप हो गया, एक डिन हो गया, एक टूल और देता हूँ सर, वो अंदर और बाहर की जो बात चल रही थी, उस टूल को मैंने नाम दिया SMS। एक मैं अक्सर पॉडकास्ट में ही पूछा जाता है सर आप यूथ को, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं मैसेज ही दे देता हूँ, SMS। 3 चीज़ें बदल लीजिए ज़िंदगी में, और कुछ नहीं बदलना, सब बदल जाएगा। S मतलब शब्द, शब्दों को, आप अपने शब्दों को बदल लीजिए। वैसे शब्दों पे आप बहुत काम करते हैं उसके लिए, लेकिन मुझे अलग पॉडकास्ट चाहिए, फिर भी मैं चाहूंगा अगर अलग चाहिए तो फिर अलग में ही बात करेंगे, फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ आपसे, फिलहाल वाला बता दो। हाँ फिलहाल बता देता हूँ कि शब्दों को बदल लीजिए। एक सिंपल लाइन दे के शब्दों पे बात खत्म करूँगा सर। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि आपके जो हमारा जो भगवान है, जो हमारा ईश्वर है, वो हमारे शब्द ही हैं। ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा सर कभी भी, ईश प्लस स्वर, आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके ईश्वर हैं, आपके भगवान हैं। क्या डेफिनेशन है सर, ईश प्लस स्वर। ये थ्योरी तो हम सबने सुनी है ना सर, कि योर वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। उसका रीजन बता देता हूँ सर। दुनिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड, इसके सबसे करीब दूसरा शब्द कौन सा है, वर्ड। हाँ, वर्ड में अगर मैं L लगा दूं तो संसार हो गया, और L माने होता है लर्न। अगर आप शब्दों को सीख जाएं तो आपका संसार ही बदल जाए, आपकी दुनिया ही बदल जाए। इस विषय पर अगले पॉडकास्ट में डिटेल में बात करेंगे सर, सिर्फ शब्दों पे जहां हम बात करेंगे। मैंने आपके साथ, देखो आप और मैं, हमने लगभग 300-350 वर्कशॉप एक साथ दिए, एक साथ किए सर। शब्दों पे जो आपकी पकड़ है, और शब्दों का जो जादू है सर इस दुनिया में, मैं कहता हूँ आप धरती पे कोई शब्द लेकर आइए सर, शब्द इतने मीनिंगफुल होते हैं। खैर अगले पॉडकास्ट में बात करें तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा मतलब बाहर से बदलाव हो गया, शब्द आपके हाथ में है, बिल्कुल शब्द तो आपके हाथ में ना, बदल सकते हैं। मैं कभी अगले विषय पे बात करूंगा, लेकिन यहाँ बोल दूं, कई बार हमसे कहा जाता है थॉट बदलिए। मैं कहता हूँ देखिए समझो, पॉइंट समझो, गलत नहीं है कुछ भी, पर क्या थॉट्स में भाई यहाँ बटन लग रहा है क्या? मैं अगर आपसे, आप तमाम लोगों से बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए कि सोचना बंद करो, कर देंगे? नहीं, सवाल ही नहीं होता। मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए बोलना बंद करो, वो फिर भी हो सकता है, कर सकते हैं नहीं? हाँ, वो कर। मैं कहता हूँ सर बोलना हमारे कंट्रोल में है, सोचना हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो काम वो करिए ना जो आपके कंट्रोल में है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आप वो कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और ये भी बता दूं सर, जिस दिन आपने जो कंट्रोल में वो करना शुरू कर दिया, फिर वो भी कंट्रोल हो जाएगा जो आपके कंट्रोल में। ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर। बहुत शानदार। टीवी आपके कंट्रोल में नहीं है, रिमोट आपके कंट्रोल में, तो रिमोट को कंट्रोल करिए ना, टीवी को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आप थॉट्स को कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ना आज ना कभी आने वाले समय में। आप शब्दों पर नियंत्रण करना शुरू करिए धीरे धीरे धीरे। आप शब्द पॉजिटिव बोलो, पावरफुल बोलो, कमाल कैसे ऐसे शब्द, कोई पूछे कैसे हो, मत बोलो बढ़िया, बोलो अच्छा हूँ, बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। हालांकि अगले विषय पे बात करूंगा सर, फिर भी ये डायलॉग मुझसे रुका नहीं जा रहा। जब हम ऐसी बात बोलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। तो मैं एक सेशन ले रहा था,
तो साहब मैं बोल रहा था पॉजिटिव बोलो, पावरफुल बोलो, बड़ा पवित्र शब्द बोलो। तो एक साहब खड़े होके बोले अरे अमर भाई ये तो सब बोलने की बातें, बोलने से क्या होता है। मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे। बोले ये क्या बदतमीज, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है। आप ही, मैंने कहा आप ही समझा रहे थे थोड़ी देर पहले कि बोलने से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में तमाम लोग बोलने की वजह से एक दूसरे से नाराज घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस दुनिया में बोलने की वजह से युद्ध हो गए, महाभारत बोलने की वजह से हो गया था। और हम यहाँ डायलॉग बाजी करते हैं आप अपने जीवन में कि बोलने से क्या होता है। तो पहले तो शब्दों पे काम कर लीजिए। मैंने कहा था ना बाहर भी और अंदर भी, रिप्लेस मत करिए, रिप्लस करिए। एम क्या है सर, मेडिटेशन। मैं एक चीज़ को, विकास सर आप तो इसके मास्टर हैं, मैं एक चीज़ को बहुत शिद्दत से मानता हूँ सर, जिस दिमाग की वजह से समस्या उत्पन्न हुई है उस दिमाग की औकात ही नहीं है कि समस्या का सॉल्यूशन कर दे। भाई जो दिमाग समस्या का कारक है वो दिमाग समस्या का सॉल्वर कैसे बन जाएगा। तो मैं मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसका मतलब मेरे दिमाग की जो इंटेंसिटी पावर है वो कम है। अब मैं क्या जोर लगा रहा हूं कि नेगेटिव थॉट्स ना आए। मैं कह रहा हूं यार आप इसको ऐसे देखिए सर, हम एक हॉल में बैठे हैं 30 बाई 30 के में, और 1 टन का एसी लगा हुआ है और कूलिंग नहीं हो रही। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी सर्विस भी करवाए जा रहे हैं, इसमें कपड़ा भी मारे जा रहे हैं, इसमें ऑयलिंग भी, अरे वो तो ठीक है, 2 टन का भी तो करो, उसको बढ़ाओ। उसकी 1 टन की सर्विस कितनी भी कर लोगे, 2 टन का कर, ये कोई कूलिंग थोड़ी कर देगा। जब तक इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, पावर नहीं बढ़ेगी। तो इस ब्रेन की अगर पावर नहीं बढ़ी, और जितने तमाम लोग अपने ब्रेन की पावर बढ़ाना चाहते हैं, आपके सामने एक ऐसे शख्स बैठे हुए विकास नागरू सर, आप इनके वीडियोज़ को देखिए, आप इनको फॉलो कीजिएगा। खैर आप ऑलरेडी क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है विकास सर के, लेकिन जो विकास सर की एक्टिविटी विकास सर करवाते हैं आप उनको देखिएगा, उनको समझिएगा। लाखों लोगों का जीवन उन्होंने बदला है। एम मतलब है सर मेडिटेशन। सिंपल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर लीजिए सर, मेडिटेटिव माइंड अगर है आपका तो ये 100 मतलब मैं कह रहा हूँ हज़ारों समस्याओं का सॉल्यूशन तो यही कर देगा। आपके पास हर समस्या का सॉल्यूशन, आपके पास क्रिएटिविटी सब इसी से सब है। एस एम और तीसरा एस मेरा फेवरेट है सर, संगति। 90% समस्याओं का कारण संगति है। उसका रीज़न बता देता हूँ। वो जो शब्द आते हैं वो आते भी कहाँ से हैं, संगति से ही तो आते हैं। मैं कैसे शब्द बोलूँगा ये भी तो तय करता है मैं किसके साथ रह रहा हूँ सारे दिन। मैं संतों के साथ बैठा हूँ, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ बस, तो हो सकता है मैं संत पने की बात करूँ। मैं बदमाश के साथ बैठा हूँ तो सारे दिन वो गाने में एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, यही सुनना, फिर मुझे करना क्या है मुझे ज़िंदगी में। तो संगति की ताकत बताता हूँ सर आपको क्या है। मैं सर मैंने एक प्लॉट लिया 100 गज का 10 लाख रुपए का। अगले दिन उस प्लॉट के जड़ में कब्रिस्तान खुल गया। प्लॉट की कीमत बताइए, खत्म हो गई सर, 0। अगले दिन सर उसी प्लॉट की जड़ में शाहरुख खान साहब या अमिताभ बच्चन साहब ने बंगला खरीद लिया। अब प्लॉट की कीमत क्या है, लाइन लग जाएगी, 10 गुना 100 गुना हो जाएगी। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। कोई दीवाना मिल गया तो पता नहीं कितने में ले लें। तो क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर प्लॉट की अपनी कोई कीमत या वैल्यू नहीं है। उसकी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो जड़ में किसके हैं, कब्रिस्तान के, शाहरुख या अमिताभ के बंगले के। उस प्लॉट की जगह अपने टैलेंट या खुद को रख लीजिए सर। हमारी एक्चुअल अपनी कोई वैल्यू होती नहीं। हमारी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि हम जड़ में किसके हैं, किसकी संगति में हैं, किन के साथ रह रहे हैं। हमारी संगति तो तय करती है सर हमारी दुर्गति होगी या प्रगति होगी। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ सर। हमारा और आपका एक फ़ोटो मोदी जी के साथ दिख जाए किसी को, 100 लोगों के फ़ोन आएंगे रिश्तेदारों को, और अमर भाई, और यार विकास सर, और विकास सर, और एक में हम वही रहे हैं, हम नहीं बदले हैं, पर अब हम उनकी नज़र में क्या हो चुके हैं, बड़े आदमी। मेरे और आपका एक फ़ोटो आतंकवादी के साथ आ जाए तो कौन ढूंढ रही होगी, पुलिस। हम अभी भी वही हैं। अगर किसी को संगति का, कई लोग डायलॉग बाजी करते हैं तो उन डायलॉग बाजों से बोलता हूं तुम अपना एक फोटो किसी आतंकवादी के साथ सोशल मीडिया पे डाल दो। ये फोटो पे तो कितने कलेश हुए हैं, जब एक किसी मंत्री का किसी भी नॉनसेंस व्यक्ति के साथ आ जाता है, आ जाता तो बाद में वो माफी मांगता है, भैया मैं नहीं था, वो पार्टी में आ गया। मैं तो कह रहा हूँ आप संगति का असर तो छोड़ दो, एक फोटो का असर बता दूंगा मैं आपको। एक्चुअली हमें डायलॉग सिखा दिए गए हैं। कई लोग डायलॉग बाजी, वो आपने वो डायलॉग सुना जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो एक डायलॉग चलते हैं खास तौर से गाँवों में। अब शहरों में तो नहीं रहा, पर गाँवों में एक डायलॉग, अरे पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं। हाँ, जिसे पढ़ना होगा वो कहीं भी पढ़ लेगा। आज भी शहरों में भी चलते हैं, चल रहे हैं, पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेगा। मैं उनसे बोलता हूँ सर सोने वाला कहीं भी सो जाएगा, सबसे पहले अपने घर से बेड निकालो, सो फर्श पे। भाई अगर मैं तो कह रहा हूँ बल्कि नींद वाला तो कहीं भी सो सकता है सर, निकालो बेड क्यों ला रखे हैं आपने अपने घर में। बैठने वाला तो कहीं भी बैठ जाएगा, सोफा हटाओ अपने घर से। खाने वाला तो कहीं भी खा लेगा, रसोई में से हटाओ सारी चीज़ें।
मतलब आपको हर चीज के लिए सिस्टम चाहिए, टूल चाहिए, सुविधाएं चाहिए। बस पढ़ाई पे आपने डायलॉग सीख रखे हैं कि हमने कामयाब और पढ़ने वाले लोगों के जीवन को इतना मुश्किल बना देंगे, उन्हीं पे नियम लगा देंगे कि जिसको पढ़ना होगा वो तो किन्हीं भी परिस्थितियों में पढ़ लेगा। हाँ पढ़ लेगा। मान लो मैं दुनिया का बहुत अच्छा रेसर हूं, तो आप मेरे जूते छीन लोगे ये कह के कि जिसको दौड़ना होगा तो वो तो कहीं भी दौड़ लेगा। मुझे कांटों में दौड़वाओगे ये कह के कि जिसको दौड़ना होगा कहीं भी। भाई बिल्कुल, दौड़ने वाला कहीं भी दौड़ लेगा, पर जूते पहन के जितना अच्छा दौड़ पाएगा बिना जूते के नहीं दौड़ पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। घास पे अच्छे ग्राउंड पे जितना अच्छा दौड़ पाएगा कांटों में नहीं दौड़ पाएगा सेम दौड़ने वाला। एग्रीड। तो पॉइंट ये है मेरा, संगति। सारा खेल किसका है धरती पे? संगति का है। पता कीजिए आप कैसे लोगों की संगत में रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट द संगति। तो एस एम और एस, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो। शब्द, मेडिटेशन और संगति, आप ये 3 चीजें बदलिए। और ये चीजें मैं बता रहा हूँ सर जो प्रैक्टिकली की जा सकती हैं। अच्छा, संगति पे तो शायद मुझे लगता है आप और मैं इसके बहुत बेहतर उदाहरण है। जी जी। आपको पता है ये कुछ टाइम पहले ही मैं शिफ्ट हुआ हूँ और जी, इस जी। संगति ने आपके और मेरे जीवन में क्या बदलाव किया है, उससे सारा एक्चुअली आप वैसे भी गौर करेंगे ना सर, जब आदमी की ग्रोथ होती है तो आप नोटिस कीजिएगा उसका कुछ नहीं बदल रहा होता, उसकी संगति बदल रही होती है। हाँ। वो संगति उसकी ग्रोथ का क्या होती है? कारक होती है। तो हम इन चीज़ों को ना हम इग्नोर, उसका कारण भी है। वो जो टैपिंग मैंने शुरू में आपसे बोली थी ना, अगर आप अलाउ करें 2-3 मिनट मैं उस विषय पे बोल दूँ। प्लीज़ सर। एक्चुअली दुनिया में जो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती थी, जो चीज़ें इंसान को ग्रोथ दे सकती थी, इंसान को और कामयाब बना सकती थी, बड़ी चालाकी के साथ उनके प्रति हमें नेगेटिव किया गया है, हमें उनसे रोका गया है। हर चालाक, इतनी चालाकी दिखा। एक मैं भी 2-3 उदाहरण देता हूँ सर। मैं 2-3 पॉडकास्ट पे इस पर बात कर चुका हूँ, लंबा नहीं, शॉर्ट में बताता हूँ। पहला उदाहरण देता हूँ सर। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मोटिवेशन पे देता हूँ। सब अच्छी तरह जानते हैं कि मोटिवेशन से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, पर आपने 99% स्पीकर्स को, तमाम दुनिया को एक डायलॉग बोलते हुए देखा होगा, अरे मोटिवेशन से क्या होता है, ये तो डायलॉग बाजी है, मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के फिर ख़त्म हो जाता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इन ऐसे लोगों के हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद करते हुए बोलता हूँ, मैंने कहा शुक्र है आप महाभारत और रामायण काल में नहीं हुए। वो बोलते हैं जी मतलब? मैंने कहा अगर तुम रामायण काल में हो जाते और जब जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे थे उड़ने के लिए, तो आप तो जामवंत जी से जाकर बोल देते, अरे भाई साहब छोड़ो, जिसको उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा, मोटिवेशन से क्या होता है। मैं तुम तो रामायण ही पलटवा देते यार। मैंने कहा अगर तुम महाभारत काल में पैदा हो जाते और कृष्ण भगवान स्वयं इस धरती के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर स्वयं जब अर्जुन जी को मोटिवेट कर रहे थे, तो आप तो भगवान से जाके बोल देते, क्योंकि इंसान की एक खूबी है, भगवान को भी नहीं बख्शता। ये तो भगवान से भी जाके क्या बोलता है, अरे भगवान छोड़ो, जिसको लड़ रहा होगा अपने आप लड़ लेगा, मोटिवेशन से कुछ होता थोड़ी है। अब मैंने कहा महाराज, कृष्ण भगवान के साथ 24 घंटे कौन रह रहे थे? अर्जुन जी सबसे करीब थे। सबसे करीब। राम जी के अनन्य भक्त कौन? हनुमान जी। एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक को लड़ने के लिए। जो 24 घंटे भगवान के साथ रह रहे हैं उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। और इससे बड़ी बात बताऊं, भगवानों ने नहीं कहा ये डायलॉग कि अरे छोड़ो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। भगवान को पता है बहुत कुछ होता है, मोटिवेशन की जरूरत तो उनको भी पड़ती है जो भगवान के साथ रह रहे हैं। पर हमारे दिमाग में क्या घुसा रखा है पिछले 20-25 सालों में, उन्हें मालूम था अगर ये लोग मोटिवेट हो गए, अगर ये ज़िंदगी में जरा सा भी मोटिवेटेड हो गए तो ये कुछ कर जाएंगे और हमें करने ही नहीं देना इन्हें। तो हमारे दिमाग में, और हम तो डायलॉग वाले लोग हैं, हमारा क्या, हम तो खैर ये सब कल्चर का फ़र्क है। हाँ? मतलब क्योंकि आपको पता है मुझे इंटरनेशनल भी काम करने का मौका मिलता है, मैंने सच में देखा है बाहर जितने भी लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर से आपको जो सीखना है वो आपकी मर्जी है। मैंने ये सीखा है कि वो लोग ज़्यादा सिंसियर है अपनी ग्रोथ को लेकर, कोचिंग को लेकर, मोटिवेशन को लेकर। भाई आज टॉप के मोटिवेशन स्पीकर्स जो जैसे बाहर से आ रहे हैं, वो कितना ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं, कितनी बुक्स लिखी गई हैं। उसका रीज़न है ना सर, मैं एक्चुअली, हाँ हमें मालूम, पोटेंशियल बताऊँ किस में ज़्यादा है? इंडियंस में। नो डाउट। क्षमता किस में ज़्यादा है? इंडियंस। भारत। संगति के ऊपर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ सर, वो बीच में मुझे क्षमता पे याद आ गया, फिर मैं आऊँगा इस वाली टैपिंग पर। मैं भी संगति पे उदाहरण दे रहा था। हमसे कहा जाता है सर बीज में पेड़ बनने की क्या होती है? ताकत। हाँ, ताकत होती है। ताकत या क्षमता? हाँ। मैं कहता हूँ झूठ है सबसे बड़ा। फिर बीज में पेड़ बनने की सर संभावना होती है, ताकत उस जमीन में होती है जिसमें बीज को बोया जाता है। ताकत बीज में थोड़ी है सर, ताकत तो वो कहाँ से लेता है? ताकत
सही बात। जमीन में जो मैग्नीशियम है, जमीन में जो खनिज है, जमीन में जो लवण, खनिज लवण हमने पढ़े हैं, जमीन में खाद है, पानी है, जमीन में जो जितने भी तत्व हैं उनसे वो ताकत लेता है और बीज में होती है संभावना, फिर वो क्या बन जाता है? पेड़। अगर बीज में ताकत है तो इस टेबल पे रख के बीज को पेड़ बनाइए ना भाई। अगर बीज के अंदर ताकत होती तो वो तो फर्श पे भी पेड़ बन जाता। बीज में संभावना है और हम सबके अंदर वही संभावना है, पर अफसोस हम डायलॉग बाजों के चक्कर में पड़ गए और हम उन जमीनों से नहीं मिले। उस ताकत पता है उस सिस्टम में है, उस प्लेटफॉर्म में है, उस संगति में है जिसके साथ आप रह रहे हो। जब आप इसलिए आपने नोटिस किया होगा सर, और हम शिकायत भी करते हैं ज़िंदगी में, अरे क्या यार वो मुझसे कम टैलेंटेड है, मुझसे कम अच्छा बोलता है और फिर भी यार इतना बड़ा। यस, इसलिए आपने नोटिस किया होगा कई बार आपसे कम टैलेंटेड लोग, कम योग्य लोग आपसे ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। रीज़न कि वो सही ज़मीन, सही प्लेटफॉर्म और सही संगति में चले गए थे। और क्योंकि ताकत तो उसके अंदर थी। मान लो इसके अंदर संभावना 80% थी, आपके अंदर संभावना 100% थी, पर ये सही ज़मीन में है, आप गलत जगह हैं, तो ये उस सही ज़मीन में होने की वजह से 70% संभावना रखने के बावजूद, टैलेंट रखने के बावजूद आपसे ज़्यादा कामयाब है। और ये होता है, ये प्रैक्टिकली होता है एक्चुअली में। जाहिर सी बात है सर। तो जिस दिन हम इन चीज़ों पर हम डायलॉग में फंसे रहेंगे, हमें ये बताना नहीं मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, हाँ होंगे, तो अपने साथ बुरा क्यों कर रहे हो आप? मेरा एक टॉपिक है सर, संगति पे चलिए आगे बढ़ाता हूँ इस टॉपिक को। इस टॉपिक को नाम दिया मैंने पावर ऑफ कहाँ। पावर ऑफ कहाँ? हमें लाइफ कोचिंग के नाम पर, मोटिवेशन के नाम पे ये समझाया गया क्यों करें किसी काम को, कैसे करें, क्या करें। मैं कहता हूँ धरती का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट छोड़ दिया गया और वो है कहाँ। हाँ, सारी इंडस्ट्री तो क्यों पे चल रही है। सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है सर कहाँ, और सिद्ध करके बताता हूँ। मैंने एक 100 गज के प्लॉट की कीमत बताइए सर कितनी है? ये आपने एग्जांपल ले लिया वैसे? नहीं, अच्छा वो अलग है। अच्छा, 100 गज के प्लॉट की कीमत कितनी है? वो तो डिपेंड करेगा कहाँ ले रहा हूँ। क्यों सर, कहाँ से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने कहाँ क्यों पूछा? भाई 100 गज का तो 100 गज ही रहेगा, उसका साइज थोड़ी बढ़ जाएगा। मैं तो 100 गज के प्लॉट की कीमत पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सर, भाई अगर मैं 1 किलो चीनी की कीमत पूछ लूँ आपसे, तो 1 किलो चीनी की तो 1 किलो चीनी की होनी चाहिए ना। हाँ, तो प्लॉट में आपने कहाँ वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि जगह की महत्ता है, कहाँ है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे गाँव में है तो मान लो वो 10 लाख का है, अगर उसे उठाकर हम गाजियाबाद ले आएँ, उसी को उठाकर हम गाजियाबाद ले आएँ तो हो सकता है 30-40 लाख का हो जाए। फिर वही नोएडा में हो जाए तो 1 करोड़ का हो जाए। अगर उसी को दिल्ली साकेत में ले जाएँ, बसंत कुंज में ले जाएँ तो 3 करोड़ का हो जाए। उसी को मुंबई ले जाएँ तो फिर 7 करोड़ का हो जाए। तो क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि प्लॉट की कीमत उसके साइज से ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ है? बिल्कुल सही है। तो अपने टैलेंट को और अपनी मेहनत को इस प्लॉट की जगह रख लीजिए। आप सारी ज़िंदगी दुनिया ये बताती फिरती है मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ। मैंने कहा वो तो ठीक है, मुझे बताओ वो मेहनत कर कहाँ रहे हो? आप समझना सर, हमें एक मेरा उदाहरण है, आप कभी गौर करिएगा। हम सिस्टम की ताकत नहीं समझ पाते, हम प्लेटफॉर्म की ताकत समझ नहीं पाते, हम इस कहाँ की ताकत नहीं समझ पाते। ड्राइवर की सैलरी अमूमन कितनी होती है सर? 15-20 हज़ार सर। अंबानी के ड्राइवर की सैलरी किसी भी सीनियर मैनेजर से ज़्यादा होगी। 2.5-3 लाख रुपए मैंने सुना है, 2.5 लाख के करीब सुनी है मैंने। बहुत आराम से। मैं कारण जानना चाहता हूँ ऐसा क्या, क्यों अंबानी का ड्राइवर जो है वो कार को 3 इंच ऊपर चला रहा है, सड़क से पहिए नहीं कितने दे रहा क्या, या बिना पेट्रोल की गाड़ी चला रहा है, हवा मार के, फूंक मार के? किस बात के 2.5 लाख हैं? ये एक ही बात के हैं कि वो अंबानी का ड्राइवर है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि सवाल ये नहीं आप ड्राइवर कितने अच्छे हैं, सवाल ये है कि साथ के साथ कि आप कहाँ हो, कहाँ प्लेसमेंट कहाँ है। 2 टीचर पढ़ा रहे हैं पूरे महीने लगातार मेहनत से पढ़ाते हैं, ये भी डॉग माने कुत्ता, ये भी डॉग माने कुत्ता। दूसरा टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो भी क्या हिंदी मैथ पढ़ा रहा है, 2 और 2 4, ये भी 2 और 2 4 पढ़ा रहा था। 2 टीचर हैं सर, सेम पढ़ा रहे हैं, सेम मेहनत के साथ, सेम टैलेंट है, सेम मेहनत है, सेम टाइम पढ़ा रहे हैं। पर जब 1 तारीख को तनख्वाह आती है, 70,000 रुपये आती है, 12,000 रुपये आती है। ऐसा कारण क्या है सर बताइए? एक सरकारी होगा, एक सरकारी में पढ़ा रहा है, एक प्राइवेट। तो मुझे ये मत, अब सारी दुनिया किसकी लड़ाई लड़ रही है? मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ जी, मैं इतना, वो तो ठीक है, सवाल है आप पढ़ा कहाँ रहे हैं, कहाँ कहाँ कहाँ। तो मैंने उसमें बॉर्न अगेन जो बुक है मेरी, उसमें एक टॉपिक ये दिया है कि आप नाचते कहाँ हैं। नाचते कहाँ हैं? ऋतिक रोशन और अमर चौधरी, ज़्यादा बढ़िया डांसर कौन है सर? ऑब्वियसली सर, ऑब्वियस ऋतिक रोशन। तो ऋतिक भी डांस करे, अमर चौधरी भी डांस करे, सर ज़्यादा पैसे किसको मिलेंगे? ऋतिक को। क्या ऐसा संभव है अमर चौधरी को मिल जाए? नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा हुआ। एक्चुअली सर ऋतिक ने डांस किया स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ियों में। वो उसके डांस के दीवाने हो गए, फ़ैन हो गए, कमाल का डांस किया। सबने कहा पैसे इकट्ठे करो, ऋतिक को पैसे देंगे। उनकी जेब से पैसे निकले 1626 रुपये।
उन्होंने 1600 रुपये ऋतिक रोशन को दे दिए। अमर चौधरी ने डांस किया मुकेश अंबानी के सामने, बहुत घटिया डांस किया, पर मुकेश अंबानी 1.5 लाख रुपए फेंक के मारे हुए, भाग आइंदा यहाँ मत जाना। सवाल ये नहीं है आप ऋतिक रोशन है या अमर चौधरी हैं, सवाल है कहाँ है, कहाँ नाच रहे हैं, नाच कहाँ, इस कहाँ की हमें वैल्यू सिखाई ही नहीं गई। और बल्कि उल्टा कहता हूँ मैं, हमें इस चक्कर में फंसा दिया गया कि अगर तुम मेहनती हो, अगर तुम टैलेंटेड हो, इन्हें मालूम था अगर हम कहाँ बता गए तो इस मेहनत के, हमने अपनी मेहनत को अपना, सही बता दूँ सर, स्पीड ब्रेकर बना रखा है। हमने अपनी ताकत को ही अपनी कमजोरी बना रखा है। मैं एक सेल्स में ट्रेनिंग ले रहा था, ऐसी मेहनत पे एक साहब खड़े हुए, बोले सर मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, इतना मेहनती हूँ कि मैं बंजर ज़मीन में भी फसल पैदा कर सकता हूँ। मैंने उनके लिए ताली बजवाई, मैंने कहा यार कमाल, सैल्यूट है आपको। पर मैंने कहा सर मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा यार जब आप इतने मेहनती हो, इतने, और ये मैं अपील करता हूँ सोचना इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा यार जब तुम इतने मेहनती हो, इतने मेहनती हो कि आप बंजर ज़मीन में भी फसल पैदा कर सकते हो, तो मैंने कहा यार ज़मीन उपजाऊ क्यों नहीं ढूंढ लेते? हाँ बात तो बहुत पता है कि बंजर में कर क्यों रहे हो? मरते हुए दादाजी से वादा किया था कि बंजर में ही पैदा करके दिखाऊंगा। अगर टैलेंटेड होना आपकी खूबी है तो समझदार होना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्लेसमेंट, हमारे गांव में एक नल थी सर, सब बोलते थे नल में पानी है, नल में पानी है, नल में पानी है, नल में पानी है। एक बार हमने उस नल को उखाड़ के रेगिस्तान में गाड़ दिया, आज तक तो 2 बूंद पानी आया नहीं है। बाद में पता चला भाई साहब पानी नल में नहीं था, जमीन में, पानी ज़मीन में था। हम सब नल हैं सर, कोई छोटी नल, कोई बड़ी नल, कोई बहुत बड़ी नल। बहुत कहाँ लगे हैं। हाँ, पर बहुत बड़ी नल रेगिस्तान में गड़ के पानी नहीं निकाल देगी। अगर आप बड़ी नल हैं तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी और फ़र्ज बनता है कि आप उस ज़मीन में गड़िए जहाँ पानी ज़्यादा हो। ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो संगति देखिए, वो प्लेसमेंट देखिए, वो कहाँ हैं आप, सारा खेल इस बात का है। सर शानदार, कमाल, गजब का। आपने जितनी सरलता से आपने हमें वो जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, क्योंकि सर मैं माइंड पे काम करता हूँ ना, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम उतना ही दूर भागेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बिल्कुल है ना। तो आपने इतनी सरलता से इतनी कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म कर दिया ना, उसके लिए पहले तो धन्यवाद सर। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और समस्या है, उसको भी आप दूर कर दीजिए। जी, जी, क्योंकि जब बदलाव पे बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव से पहले इंटेंट, जिसकी आप बात भी कर रहे थे, जी। इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। और हाँ देखिए, इंटेंट को हिंदी में बोलते हैं सर नियत। नियत, हाँ। अब और हाँ, एक शब्द है सर हिंदी में नियति। नियति समझते हैं आप? हाँ, भाग्य, भाग्य, भविष्य। भविष्य। तो नियति और नियत, ई की मात्रा का ही फर्क है बस। जैसी आपकी नियत होगी वैसी आपकी नियति होगी, इससे अलग और कुछ हो ही नहीं सकता। सर आपको जान के ताज्जुब होगा, लोग जब बदलाव की बात करते हैं ना, तो मैं कई बार पूछता हूँ क्यों चाहिए, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा वर्ड आता है, जेलसी, ईर्ष्या। अच्छा, कंपैरिजन। और फिर इसी फर्टिनिटी से हम बिलोंग करते हैं, तो जब हमारी बात होती है बाकी कोचेस से भी पता लगता है, इसी ईर्ष्या की वजह से कितनी सारी फिजिकल डिजीज भी हो जाती है। तो बदलाव तो बहुत बात की बात है, तो यहाँ तो हम अपने फिजिकल डिजीज को लेके बैठ जाएंगे। इससे कैसे बचें, मुझे उसका सरल उपाय चाहिए आपसे। मैं बहुत सरल उपाय बताऊंगा सर, और एक आपको एक अलग एंगल दूंगा, बिल्कुल अलग नजरिया। एक्चुअली जब हम किसी को बताते हैं दूसरों से ईर्ष्या मत करो, तो हम ये बताते हैं कि उससे आप महान हैं, मतलब आप महान बनोगे, आप अच्छे कहलाओगे। मैं कहता हूँ सब चीज़ें अलग हटाओ, मैं आपके काम की बात बताता हूँ। पहले तो ये समझिए सर, दोनों शब्द अलग हैं। हम नफ़रत और ईर्ष्या को एक मान लेते हैं। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हैं। नफ़रत आप करते हो बुरे आदमी से, ईर्ष्या आप करते हो कामयाब आदमी से। बहुत सही। आप गौर करना, आप आतंकवादी से ईर्ष्या करते हो क्या? नहीं, क्या करते हैं हम? उससे नफरत की जाएगी। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, आपके साथ धोखा कर दिया, बेईमानी कर ली, कुछ भी, आप उससे नफरत करोगे या ईर्ष्या? नफरत करेंगे। नफरत करी जाती है सर। तो नफरत की तो हम बात नहीं कर रहे, मैं फिलहाल किसकी बात कर रहा हूँ? ईर्ष्या। और ईर्ष्या हमेशा कामयाब और तरक्की करने वाले आदमी से की जाएगी। हाँ, ये आप पहले तो इस अंतर को समझिएगा। अब क्यों नहीं करनी चाहिए ईर्ष्या? में एक अलग नजरिया दे रहा हूँ, अलग एंगल दे रहा हूँ सर। आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई परिचित है, अब वो करोड़पति बन गया, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने मकान बना लिया, तो मुझे उससे क्या होने लगेगी? ईर्ष्या। उससे नफरत नहीं हो रही है सर,
नफरत मुझे तब होती जब उसने मेरे साथ कुछ वैसा बुरा किया होता, मेरे पैसों से बनाया होता, मेरे से बनाया होता, मेरे साथ कुछ गलत है। मैं बार बार एक दोनों अंतर बताना चाह रहा हूँ। पहले तो कि जब कोई बुरा होता है तो उससे हमें नफरत होती है। बुरों से हम कभी ईर्ष्या नहीं करते, आप कभी भी नोटिस कर लेना, एग्रीड सर, है ना। हम कामयाब से ग्रोथ जिसने कर ली, तरक्की जिसने कर ली, जो खुश है, उसी से तो ईर्ष्या करते हैं। अब क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अलग एंगल दे रहा हूँ, बिल्कुल अलग एंगल दे रहा हूँ सर। एक आपका दोस्त है, आपका एक रिश्तेदार है, एक आपका परिचित है, और उस पर करोड़ों रुपए हैं आ गए, या उसने करोड़ों कमा लिए, कार खरीद ली, बंगला खरीद लिया, आप उससे क्या करने लगे, ईर्ष्या। तो मेरा सवाल समझने की कोशिश करिएगा, आप उस आदमी से ईर्ष्या कर रहे हैं या उस 1 करोड़ रुपए से? एक्चुअली में 1 करोड़ रुपए से। अगर मैं उसके पास 1 करोड़ ना होते तो आप उससे ईर्ष्या कर रहे होते? तो नहीं। तो यानी आपको ईर्ष्या किससे नहीं है, आदमी से नहीं है। आप उस आदमी से ईर्ष्या कर रहे हैं या उस कार से? कार से कर रहे हैं। अब मुझे बताओ विकास सर, अगर मैं आपसे ईर्ष्या करूं तो आप ज़िंदगी में मेरे पास कभी आओगे? नहीं। अगर आपने उस 1 करोड़ से ईर्ष्या करी तो इसका तो क्या होगा मुझे पता नहीं, पर अब ये करोड़ रुपया कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा ज़िंदगी में। ओहो भाई, जब मैं कार से ईर्ष्या कर रहा हूं, और मैंने अपने एक पॉडकास्ट में एक लाइन बोली है सर, टेलीकिनेसिस। इस टेलीकिनेसिस को समझ लेते हैं हम। टेलीकिनेसिस एक टर्म है सर, जिसका मतलब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी फीलिंग्स और मेमोरीज होती हैं। हमने देखा जब कभी हम एज ए स्पीकर स्टेज पे जाते हैं तो ऐसे टच करके चढ़ते हैं, तो भाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कैसे पता चला हमने उसे टच किया? हम गाड़ी घोड़ा कार मकान कुछ लेकर आते हैं, तो कार लेकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं और उसका साथिया निकलवाते हैं, पूजा करवाते हैं। नॉन लिविंग कार को कैसे पता कि उसकी पूजा हुई है? हमने महाभारत, हमने रामायण देखा है, श्री राम, भगवान श्री राम या कृष्ण जी या कोई भी योद्धा जब तीर चलाते थे तो पहले तीर को प्रणाम करते थे। हाँ। नॉन लिविंग तीर को कैसे पता चला उसे प्रणाम किया जा रहा है? इसका मतलब हम ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी फीलिंग्स भी होती है और मेमोरीज भी होती हैं। अब आप इस आदमी से तो ईर्ष्या कर ही नहीं भाई। अगर मैं इसका करोड़ हटा दूं, इसकी कार हटा दूं, इसका मकान हटा दूं, तो आप इससे ईर्ष्या ही ना करें, तो इसका मतलब आपने इससे तो ईर्ष्या करी ही नहीं, आपने तो 1 करोड़ से करी है ईर्ष्या। और ये बात 1 करोड़ को भी पता है, ये कार को भी पता है कि ये तुम इससे ईर्ष्या कर रहे हो, ये मकान को भी। अब इसका जो होगा मुझे नहीं मालूम, पर ज़िंदगी में आपकी में मकान नहीं बनेगा, आपके पास ज़िंदगी में कार नहीं आएगी, और आपकी ज़िंदगी में कभी करोड़ नहीं आएंगे। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ, कभी किसी से नफरत बेशक कर लेना, अच्छा, ईर्ष्या ही मत कर जाना कभी किसी से ज़िंदगी में। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप कोई हैप्पी है, कोई कपल है, कोई रिलेशनशिप है, कोई परिवार है और वो बड़ा खुश है, और आप उससे ईर्ष्या करने लगो, तो आप परिवार से ईर्ष्या कर रहे हो या उस खुशी से? खुशी से। क्योंकि अगर खुशी नहीं होती तो आप ईर्ष्या कर ही नहीं रहे होते। और ये बात उस खुशी को भी मालूम है कि आप खुशी से ईर्ष्या करते हैं, तो जिसे मालूम है कि आप उससे ईर्ष्या करते हैं तो वो कभी आपकी, फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाएंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, फिर बाता पकड़ के बोलेंगे जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता, कहाँ से काम करें? उस खुशी, वो खुशी आपकी ज़िंदगी में कभी आएगी ही नहीं, वो करोड़ कभी आएगा ही नहीं, कार कभी आएगी नहीं, वो सफलता। इसलिए भी मैं कहता हूँ, सफल लोगों से प्यार कीजिए, इज्जत कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, तब आप एक्चुअली उस करोड़ का सम्मान कर रहे होंगे, उस कार का सम्मान कर रहे होंगे, उस घर का सम्मान कर रहे होंगे, उस खुशी का सम्मान कर रहे होंगे, और जिन चीज़ों का आप सम्मान, रिस्पेक्ट और प्यार करेंगे वो फिर आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। क्या बात है सर। सर इसका कोई टूल भी दे दो, करना कैसे है ये भी बता, क्योंकि थोड़े से लालची हैं सर हम, थोड़े से लालची, आप लेके जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। मैं टूल बता देता हूँ सर, मैं टूल सीधा सा AAA टूल देता हूँ सर। AAA? हाँ, ये मतलब एक्सेप्ट। सब जब हमें एक्सेप्टेंस आ जाती है ना सर, 90% समस्याओं का तो सॉल्यूशन ही क्या है, एक्सेप्टेंस है सर। आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि आपके ईर्ष्या करने से उसके 1 करोड़ घटेंगे नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरा, आपको दोनों चीज़ें अब समझ में आ गई सर। आपके ईर्ष्या करने से पहली बात तो उसकी, बल्कि बढ़ेंगे। अब बताओ बढ़ेंगे क्यों सर? क्यों? ये भी समझो क्यों बढ़ेंगे। उस 1 करोड़ को बताया कि आप उस 1 करोड़ से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो 1 करोड़ कहेगा यार मेरे पास आने का तो ऑप्शन ही खत्म कर दिया आपने। अच्छा, अब उसके पास ऑप्शन ही क्या है, वो किसके कर रहे हैं? वो तो उसी के कर रहेगा, तो आपके पास तो आने का ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो जब आप एक्सेप्ट 2 बातें कर लेंगे कि आपके ईर्ष्या करने से उसके घट नहीं रहे और आपकी ज़िंदगी में कभी बढ़ेंगे नहीं। आप अपना खून जला सकते हैं, आप परेशान रह सकते हैं, आप दुखी रह सकते हैं, आप तंग रह सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको क्या करिए सर, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। और एक्सेप्ट करने का भी अब मैं तरीका बताता हूँ। आप इन चीज़ों को अपने बोलने में ले आइए।
ओके। एक जो फेक इट टिल यू मेक इट वाली थ्योरी है ना सर, अगर हम उसको कई चीज़ों सही जगह अप्लाई कर लें तो बड़ी काम की है। जैसे आप तो इसमें ये बोलने लगे अरे नहीं यार बहुत अच्छा आदमी है यार। मैंने एक चीज़ नोटिस की सर, मैं ज़िंदगी में जेलसी ख़त्म करने का एक तरीका बताता हूँ आपको। मैंने ट्रिपल ही बताया ना सर, ए मतलब एक्सेप्ट, दूसरा ए होता है सर एक्नॉलेज, और तीसरा ए जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा टूल है जेलसी ख़त्म करने का। और ये मैं प्रैक्टिकल वो बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर। जब मैं देखिए सर, हम भी कोई ऐसा तो है ही नहीं कि महान ही पैदा हुए हैं, अभी भी नहीं है, पर फिर भी कोई ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही पैदा हुए थे। ये जो मानवीय गुण हैं या अवगुण हैं, ये तो सारे रहे हैं ना। तो जब हम भी 20, 22, 24, 25 साल के थे तो किसी को देख के मन में आता था अरे यार, तो हमें भी जेलसी होती थी। अब मैं ये नहीं समझ पाया इस जेलसी को मैं दूर करूं कैसे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, इस कमरे में अंधेरा है सर, और मैं विकास सर कहता हूँ आप इस कमरे का अंधेरा दूर कर दीजिए। तो आप बाल्टी भर भर के क्या अंधेरा बाहर निकालेंगे? नहीं। क्या करेंगे? लाइट जलाऊंगा। कभी अंधेरा नहीं निकाला जाता, हमेशा क्या किया जाता है? रोशनी यानी उजाला। जेलसी कभी ख़त्म नहीं होती। आप उस जेलसी की जगह अप्रिशिएशन करना शुरू कर दो। आप बोलो यार बंदा, यार मानना पड़ेगा यार, बंदे ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, बंदा मेहनती बहुत है, टैलेंट स्किल्स है यार इस बंदे में, यार बंदे ने कार खरीदी, इस बंदे को सैल्यूट है। अब आप सोच के देखें, जिस बंदे को आप सैल्यूट कर रहे हो, जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, जिसके आप गुण गा रहे हो, उससे चिढ़ोगे कैसे? नहीं। आपने तो चिढ़ने का ऑप्शन ही खत्म कर लिया ना अपना। अगर मैं आपसे बोलूँ यार विकास सर आप बहुत बढ़िया इंसान हो, बहुत बेहतरीन इंसान हो, अब मैं चिढ़ूँ, मतलब मैंने तो अपने दिमाग में, दिल में वो ऑप्शन ही खत्म कर, वो अंधेरा ही खत्म कर लिया ना। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता सर, उसकी जगह उजाला कर लीजिए। जब आपको ये डर लगे, डाउट हो, जब आप, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ सर, ये मैंने जब लगे शब्द का प्रयोग किया, मैं कई चीज़ें बोलता हूँ लोगों से कि मैंने कहा यार जब कभी बुखार होता है तो बुखार सीधा 102 डिग्री हो जाता है। नहीं, पहले 96 नॉर्मल टेम्परेचर है, 96 ही होता है, 97 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते फिर आगे। हाँ, 97 पॉइंट को जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो सीधा 102 पे हो जाता है क्या? नहीं, क्या होता है? पहले 98, 99, 100। तो मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि यार जब 97 का 98 या 98 पॉइंट कुछ हुआ था तब आपने क्या एक्शन लिया था? ये जो ईर्ष्या आपके मन में आई थी सीधी 100% आ गई थी, 100% ईर्ष्या करने लग गए थे, शुरू हुई होगी ना, आलस से भी शुरू हुआ होगा ना, बदतमीजी भी शुरू हुई होगी ना, नेगेटिविटी भी शुरू हुई होगी ना। तो जब वो 10-5% की इंटेंसिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आई थी, आप उसे तब हरा सकते थे। पहले उसे 100% आपने आने दिया, फिर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो आप तो 4th के स्टेज के कैंसर का इलाज करवाना चाह रहे हो। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपको लगे कि यार मेरे मन में फलां व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या आने लगी है, तुरंत क्या कर लो? एंटी ईर्ष्या डॉट। हाँ, एंटी ईर्ष्या मतलब क्या बोलते हैं उनको हम लोग? एंटीडॉट ले लो आप। एंटीडॉट ले लो आप उसका। अब उसका एंटीडॉट क्या है? ईर्ष्या का एंटीडॉट है अप्रिशिएशन। बहुत शानदार। ईर्ष्या का एंटीडॉट है एक्सेप्टेंस। अप्रिशिएट करो उस आदमी को जिससे लग रहा है कि इससे ईर्ष्या आएगी मेरे मन में। बोला यार विकास भाई को मानना पड़ेगा यार, 6 महीने में यार क्या कमाल किया है कि मतलब अब तो 3-3.5 लाख तो इनके सब्सक्राइबर्स हो गए और ये तो कमाल का काम कर रहे हैं। अब जब मैं ये करना शुरू करूँगा तो मेरे पे ईर्ष्या करने का ऑप्शन कहाँ छोड़ा मैंने अपने आप के पास? फिर वहां से आपका शुरू होगा बदलाव। फिर बदलाव शुरू होगा सर। इतना एफर्ट आपको क्योंकि कॉन्शियस बदलाव के लिए सर कोई ना कोई तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। बिल्कुल है। अरे बहुत बढ़िया, जहाँ से नियत आपने चेंज की, ट्रिपल ए से हाँ, एक्सेप्ट किया, हाँ, एक्नॉलेज किया हाँ और जी, अप्रिशिएट किया। तो फिर नियत से नियति बदलेगी। आपको गजब कुछ सर। टूल्स यूज करने पड़ेंगे ना सर। अगर हम पूरे पॉडकास्ट में, मैं कई बार हर पॉडकास्टर से बात करता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर हमारा फर्ज केवल समस्याएं बताना थोड़ी है, बात भी सही। हमारा फर्ज उसका टूल देना है ना, उसका सॉल्यूशन देना। अगर हम हमारा फर्ज टूल बताना है, सुनने वालों का फर्ज उसका प्रैक्टिस करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। मजा आ गया सर। फिर इसके अंदर एक और ए जोड़ देते हैं ना सर जी, तो लास्ट में एक्शन जो आपने बोली थी। जाहिर सी बात है, एक्शन तो जाहिर सी बात है, बिना एक्शन के इवन मैं जो मेरे लिए टर्म यूज की जाती है वो तो मोटिवेशनल स्पीकर ही यूज की जाती है। और लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर ये मोटिवेशनल तो हमने सुना है, मोटिवेशनल क्या होता है? तो मैं तो बोलता ही हूँ कि यार जब हमने अपना करियर शुरू किया तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैंने पूछा कुछ लोगों से, भाई हम एज ए मोटिवेशनल स्पीकर करते क्या हैं? बोले जी हम लोगों को जागरूक करते हैं। मैंने कहा साहब मुझे तो शब्द पर ही ऐतराज़ है। जागरूक शब्द कहता है कि जाग और रुक। तो मैंने कहा जब इनको जगाने के बाद रुकवाना ही था तो इन्हें सोने नहीं देते, इनकी नींद पूरी हो जाती। तो मैंने सोचा सर हम करेंगे जाग और चल।
मैं सुनने वालों से भी कहूँगा, अगर आपको इसमें कोई भी टूल समझ में आया हो तो केवल जागिएगा मत, अवेयर मत होइएगा, उस अवेयरनेस को किस में बदल दीजिएगा, एक्शन में बदल दीजिएगा, फिर वो आपके रिजल्ट के रूप में बदल जाएगा। और जब वैसे मोटिवेशनल लिखते हैं सर तो बीच में एसी आता है, दैट बिकम्स अमर चौधरी, तो शायद ईश्वर की भी इच्छा है। लेकिन फिर सर मैं तो देखो आपके साथ काफ़ी टाइम से हूँ, पिछले 8 साल से हम साथ में हैं। मेरा ये मानना है कि आप मोटिवेशनल से ज़्यादा, जो मैं आपको बोलता भी हूँ कि मुझे भी इस शब्द से एतराज़ है, मैं बोलता हूँ आप थिंकर हैं। आपने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, लेकिन मेरे लिए आप थिंकर हैं, विचारक, जो कि बहुत सदियों में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो मज़ा आया सर, आपने ऐसी ऐसी समस्याओं को इतना सरलता, जिसकी बात करते, सरलता ही हमारे ब्रेन को, अगर मैं न्यूरो साइंस की भी बात करूं, हमारे ब्रेन को ना इजी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कभी समझ में आती नहीं है, और उसके आप माहिर हैं। एज ए ट्रेनर, एज ए स्पीकर, हमारा फर्ज ही बनता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। मेरा एक टूल है सर ट्रेनिंग पर, मैं टीचर्स को भी ट्रेन करता हूँ, ट्रेनर्स को भी ट्रेन करता हूँ, तो मैं एक टूल देता हूँ SIP। हमारा जो कंटेंट होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, जो हमारी कॉर्पोरेट में हम बहुत सेशन लेते हैं सर, तो हमारा मकसद ये होता है, S मतलब सिंपल, I फॉर इंटरेस्टिंग यट पावरफुल। ओके, इट हैज़ टू बी सिंपल, इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग यट पावरफुल। अगर ये तीनों चीज़ें, तीनों पैरामीटर आपके कंटेंट में या ट्रेनिंग में नहीं है तो आप फिर इन्फॉर्मर हैं मेरे नज़र में। अब ये क्या होता है, इन्फॉर्मर क्या होता है, मैं टीचर ट्रेनिंग लेता हूँ तो सर मैं जब मैं ट्रेन करने जाता हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन ही होता है कि आप आर यू अ टीचर और एन इन्फॉर्मर, क्या फ़र्क है? तो लोग पूछते हैं सर मतलब, तो मैं पूछता हूँ मैथ के टीचर से, जी आप 2 और 2 4 पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके जन्म से पहले 2 और 2 3.5 थे क्या? आपने जन्म लेके इसको 2 और 2 4 कर, आपका रोल क्या है 2 और 2 4 में? आपका रोल क्या है? इंग्लिश के टीचर कह रहे हैं डॉग माने कुत्ता, आपका रोल क्या है डॉग माने कुत्ता में? ये तो आपके जन्म से पहले डॉग माने बिल्ली था क्या? तो मैं कहता हूँ अगर आप वो पढ़ा रहे हैं जो किताब में लिखा है तो ये तो इन्फॉर्मेशन है, और आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप कौन हुए? इन्फॉर्मर। तो फिर सवाल उठता है कि सर फिर मतलब टीचर का मतलब क्या है? तो मैं लोगों से कहता हूँ कि दुनिया की सारी पढ़ाई, दुनिया की सारी लर्निंग दूध की तरह है सर, और दुनिया में कोई भी बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, तो फिर माँ उसमें क्या मिला देती है? कुछ भी ऐसा जैसे बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स। तो मैं हर ट्रेनर और हर स्पीकर और हर टीचर से पूछता हूँ, आपने अपने कंटेंट में बॉर्नविटा मिलाया क्या, हॉर्लिक्स मिलाया क्या, उसको सिंप्लीफाई किया क्या, उसको इंटरेस्टिंग बनाया क्या? और अगर आप उसको सिंप्लीफाई और इंटरेस्टिंग ही नहीं बना रहे हैं तो फिर तो आप इन्फॉर्मर हैं। हम लोग क्या डायलॉग मार देते हैं, दूध अच्छी चीज़ है नहीं सर? बहुत बढ़िया। और हम क्या डायलॉग मार दे, अरे सर हम तो अच्छी चीज़ दे रहे थे, अब यही नहीं ले रहे। हाँ नहीं लेंगे, अगर इन्हें अच्छी चीज़ चाहिए होती तो किताब में थी ना, फिर आपका रोल क्या था? उसको इंटरेस्टिंग बनाना। उसको दूध तो भैंस ने दिया है, मैं तो चलो आप कह रहे हो दूध दे रहे हैं जी हम, आप दे रहे हो क्या दूध? दूध तो भैंस दे रही है। आप अरे उस दूध में चीनी मिलाना, उस दूध को उबालना, उस दूध को थोड़ा सा उसको स्वादिष्ट बनाना, ये ट्रेनर का काम है, ये स्पीकर का काम है। आप केवल कंटेंट दे के ये थोड़ी बोल सकते हो जी मैं तो अच्छी बात बोल रहा था, लोग सुन ही नहीं सुनेंगे भाई। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना बताता हूँ सर, दुनिया की जितनी भी फालतू और बेकारी चीज़ें हैं वो स्वादिष्ट और इंटरेस्टिंग हैं, और दुनिया की जितनी भी वैल्यूएबल और काम की चीज़ें वो सारी की सारी बोरिंग और बेस्वाद हैं। चॉकलेट और सैलेड, हेल्थ किस में है? सलाद में। मज़ा किस में है? चॉकलेट में। स्प्राउट्स और पिज्ज़ा, हेल्थ किस में है? स्प्राउट्स में। स्वाद किस में है? बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा में। बुक और फेसबुक, कामयाबी किस में है? बुक में। मज़ा किस में है? फेसबुक में। एज अ ट्रेनर, एज अ स्पीकर हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि जी देखो जी हम तो अच्छी चीज़ दे रहे थे, हमें उनको इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमारा कोशिश ही होती है कि हम चीज़ों को सिंपल तरीके से बताएं। अब आपने जब SIP फॉर्मूला बता दिया है, जी। अगर हमें सीखना हो हमारी ऑडियंस को या मुझे, तो क्या आप सिखाते भी हैं क्या? हाँ सर। और बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग यट पावरफुल तरीके से सिखाते हैं सर। अरे बहुत बढ़िया। अगर आप भी अपने जीवन में नियत से नियति में जाना चाहते हो, यानी कि कामयाबी की वो शिखर पर जाना चाहते हो जो जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपका पोटेंशियल है, तो अगर आप ओमर सर को नहीं सुन रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उनके यूट्यूब पर उनके थॉट्स को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर बहुत सारा कंटेंट डाल रहे हैं और ये वर्कशॉप्स भी लेते हैं। इन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाइए, सुनिए, समझिए और अपने जीवन में बड़ा बदलाव लेके आइए, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके लिए
और आपके परिवार के प्रति भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नए एपिसोड में, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया, क्या कर रहे हो यार, मिस कर जाओगे, अभी कर लो। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।